हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना अमन सर और इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जुलाई अटेम्प्ट वाला, जो कि 28 जुलाई 2022 को शिफ्ट 1 में हुआ था। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन कर्व बताया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो इंटरसेक्ट करता है x इक्वल्स टू 1 एट y इक्वल्स 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स 0 लाइन पे कट करता है वो सॉल्यूशन कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू अल्फा पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जनरली ये लाइन का मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 0 दे रहा है, विच मींस द सॉल्यूशन कर्व इज पासिंग थ्रू 1,0 एंड ऑल्सो द सॉल्यूशन कर्व इज पासिंग थ्रू 2, अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वैल्यू बतानी है अल्फा की। सो हियर आर द ऑप्शंस। बहुत आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल जनरल जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्या करना, सबसे पहले हम लोग उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, उसके बाद 1,0 से सेटिस्फाई करा के उससे अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही अननोन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी तो हमारा सॉल्यूशन कर्व आ जाएगा और फिर 2, अल्फा उसमें सेटिस्फाई करा देना है, तो वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यही सेम प्रोसेस हमारा आगे फॉलो होगा। तो जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है कि जो हमारा इंटीग्रल गिवन था, सॉरी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, x dy इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई dx के साथ अलग से कराते हैं और y का मल्टीप्लाई dx से अलग कराते हैं। अब जो y dx होगा उसको उस तरफ लेके जाएंगे LHS पे, तो हो जाएगा x dy माइनस y dx, और इस तरफ आपका बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल, अगर आप ध्यान से देखें तो यह आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन सकता है अगर इसमें मैं एक्स स्क्वायर डिवाइड करा दूं तो। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर डिवाइड कराता हूं तो इस तरफ हो जाएगा आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स। और इस तरफ की बात करें, इस तरफ क्या हो जाएगा, जब आप एक्स स्क्वायर इस तरफ डिवाइड कराएंगे तो एक एक्स को क्या करो, इस अंडर रूट के अंदर ले जाओ और एक एक्स को डीएक्स के साथ अलग रखो। तो जब आप अंडर रूट के अंदर एक्स लेके जाएंगे तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अंदर हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स। ठीक, अब आप एक काम करो, वाई बाई एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेके जाओ और एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आओ। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा डी वाई बाई एक्स है, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई एक्स। और इस वाले पार्ट को जब डिनोमिनेटर में लेके गए तो डिनोमिनेटर में उस तरफ हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इस तरफ बचेगा आपका डी एक्स बाई एक्स। नाउ यू कैन सी यहां से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्टीमेटली इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वाई बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इस तरफ की बात करें, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, ln x प्लस आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट। अब अगर मैं r को मान लूं किसी ln c के बराबर, भाई कांस्टेंट है उसको हम लोग ln c के बराबर भी लिख सकते हैं, तो ln x प्लस ln c किसके बराबर हो जाएगा, ln cx के बराबर। उस तरफ भी ln में है और इस तरफ भी ln में, तो जनरली जब भी ln में हमारी कोई भी इक्वेशन बनती है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कोई भी इक्वेशन बनती है हमारी, तो क्या करते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को ln के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ln से ये ln कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी हमारी सिर्फ ये इक्वेशन। अब यहां से लॉगरिथमिक फंक्शन रिमूव हो चुका है। अब बचा क्या, अननोन कांस्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको एक पॉइंट गिवन है 1,0, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 0 मिलेगा एट दिस कर्व। तो आप एक काम करो, 1,0 इसमें सेटिस्फाई कराओ। तो जैसे ही आप x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा c ओनली। तो c की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी 1 के बराबर। सो जो कर्व की एक्चुअल इक्वेशन है वो हमारी आ जाएगी y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब दिस कर्व इज ऑल्सो पासिंग थ्रू विच पॉइंट, 2, अल्फा। तो 2, अल्फा इसमें सेटिस्फाई कराओ। तो जैसे ही आप इसमें 2, अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे तो इस तरफ हो जाएगा अल्फा प्लस अंडर रूट 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अल्फा को इस तरफ भेज के दोनों तरफ स्क्वायर करा दो, इस तरफ हो जाएगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस 8 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर जाएगा, 8 अल्फा उस तरफ जाएगा, 4 को इधर ले आएंगे तो उधर हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 8 अल्फा, और इस तरफ आके हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 12। तो अल्फा की वैल्यू जनरली आ जाएगी यहां से 3/2। सो दिस इज अवर आंसर विच इज मैचिंग विद द बी ऑप्शन। लेट्स मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमें इसकी डोमेन बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कॉस इनवर्स का फंक्शन गिवन है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं भाई कि जो कॉस इनवर्स वाला फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है, उसके अंदर का जो इनपुट होता है, जैसे मान लो अंदर का इनपुट x है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना है, इसमें सिर्फ जो आपका ये फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रखना है, लेस देन और इक्वल्स टू 1। और अगर बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3,
विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर 0 होने का कोई भी खतरा नहीं है। अब ध्यान से देखिए आगे, तो ये जो आपका मॉडुलस है कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के ऊपर मॉडुलस लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। उसको आप इस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे, इनइक्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब जब ये इस तरफ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब उसके बाद आप क्या करो, इस तरफ भी पॉजिटिव है, इस तरफ भी पॉजिटिव है, क्योंकि इस वाले पार्ट के ऊपर मॉडुलस लगा था, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करा सकते हो, इनइक्वालिटी पे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाले पार्ट को जब आप उस तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक फैक्टर हो जाएगा ए माइनस बी, एक फैक्टर हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो एक फैक्टर ए प्लस बी और एक फैक्टर ए माइनस बी हो गया, तो ए प्लस बी वाला फैक्टर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ए माइनस बी वाला फैक्टर हो जाएगा माइनस 4x 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो फैक्टर है आप देख सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक है जिसकी ओपनिंग है अपवर्ड, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। और अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आ जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, तो 16 माइनस 40 विच इज अ नेगेटिव नंबर। ओपनिंग अपवर्ड है, डी नेगेटिव है, इसका कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। अब ये कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, तो मैंने कहा यहां से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं मिलने वाला है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां से हम लोगों को कोई भी रूट नहीं मिलेगा। अब बची इसकी बात, 4x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन करके उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो इनइक्वालिटी विल चेंज, तो यहां से हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1/4। सो जो x की रेंज है वो आ जाएगी -1/4 से इनफाइनाइट इन सेमी क्लोज इंटरवल। सो दिस विल बी आवर आंसर एंड दिस इज मैचिंग विद बी पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिएगा एकदम बेसिक प्रॉपर्टी पे एकदम यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और जो तीनों वेक्टर्स हैं उसमें आई, जे और के कैप के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो टी के टर्म्स में गिवन है, वेयर टी बताया गया दैट टी इज अ वेरिएबल, टी बिलोंग्स टू रियल, और बताया गया अल्फा बीटा गामा भी हमारे रियल नंबर्स हैं, सच दैट ए अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, फॉर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन अगर आपको याद आ रही हो तो ये कंडीशन तब आपकी वैलिड होती है जब ए बी सी कैसे हो। आप देखिए ये एक आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं वो आपको 0 के बराबर गिवन है, तो आप ए बी सी की जगह पे कुछ भी रख दो, कोई भी वेक्टर ले लो, ये इक्वेशन हमेशा कैसी आएगी, 0 के बराबर। और जब ये सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो हमारे जो वेक्टर्स है वो कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उन 3 वेक्टर्स का, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो 3 वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमें क्या बतानी थी, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टी, मतलब टी की सेट ऑफ ऑल वैल्यूज बतानी है। तो मैंने कहा भैया ए बी और सी जो वेक्टर्स हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। गिवन कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, ए बी सी कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, जहां पे ए है हमारा, ए के आई जे और के कैप के कोएफिशिएंट्स ये हैं हमारे, बी के हमारे आई जे और के कैप के कोएफिशिएंट्स ये हैं, और सी के हमारे ये, और ये जो आपका डिटरमिनेंट बन रहा है ये आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से अपने ट्रांसफॉर्मेशंस का, डिटरमिनेंट वाले ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके, तो हमारा मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली चेंज होकर आ जाएगी यहाँ पे। तो 2 टाइम्स 1 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी प्लस टी, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 के बराबर। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप है। आप चाहो तो यहीं से आप रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 60 के बराबर। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, तो हमें टी की वैल्यूज बतानी थी। तो यहां से पता चलता है दैट 6t डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहां से पता चलेगा दैट t विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो t की जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो हो जाएंगी ऑल रियल एक्सेप्ट 0। ऑल रियल वैल्यूज आप रख सकते हो 0 को हटा के, क्योंकि उस 0 पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में भी हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इक्वेशन गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमें बताया गया कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब हम लोग को अगर प्रिंसिपल वैल्यूज लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें बताना है कि जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे उनका सम क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे इसके रूट्स आएंगे उसका सम क्या हो जाएगा, उनके जितने भी रूट्स आएंगे उनकी वैल्यूज का सम क्या हो जाएगा, ये बताना है। अब ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसको बहुत ही आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे इस टाइप की, तो आप एक काम करो,
आप उसको एक ऐसी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जहां पे हमारे सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो जाएं। तो ये जो आपका साइन इनवर्स वाला है, इसको आप इन्वर्ट, पहले इसको आप चेंज कर लो कॉस इनवर्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है उसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में। तो आप इसको करो, देखिए आगे। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x है। मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 टाइम्स π/2, तो क्या बचेगा माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x, इधर वाला वैसे ही अभी। अब एक काम करिए, आप कॉस इनवर्स एक्स वाले को एक तरफ लेके जाइए और माइनस पाई को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरफ हो जाएगा आपका 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई प्लस कॉस इनवर्स 2x। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आप इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ कॉस ले लो, क्योंकि इस तरफ भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस वाला और इस तरफ भी है। तो दोनों तरफ जब आप कॉस ले लोगे तो इस तरफ हो जाएगा कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स एक्स और इस तरफ हो जाएगा कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस इनवर्स 2x। अब इधर वाले की अगर मैं बात करूं तो कॉस पाई प्लस थीटा, आप याद करिए कॉस पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जहां पे कॉस होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x के बराबर। अब यहाँ पे कॉस से ये कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2x और आगे है माइनस साइन। तो इधर वाले पार्ट की बात करें तो इधर हो जाएगा माइनस 2x। इस तरफ वाले की पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स x है। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4x क्यूब माइनस 3x और इस तरफ है आपका माइनस 2x। अब आप एक काम करो, सबको एक तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x, है ना, या फिर सॉरी माइनस x इक्वल्स टू 0। तो यहां से 4x क्यूब की वैल्यू x के बराबर आ रही है, तो x के 2 वैल्यूज आ जाएंगी, सॉरी 3 वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो 0 हो जाएगा इसका फैक्टर और एक फैक्टर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 1। एक फैक्टर आपका x हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक x की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर और इस फैक्टर से, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1/2। तो अल्टीमेटली x की 3 वैल्यूज आ रही हैं। हमें क्या करना था, जितने भी रूट्स आ रहे हैं उन सबका सम बताना था। तो जब आप सबका सम करोगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इस हिसाब से 0 इज द आंसर विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए पार्ट। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन गिवन है जहां पे बताया गया ये जो दो ऑपरेशन है, एक स्टार और एक डॉट के फॉर्म में गिवन है, ये बिलोंग कर रहे हैं इस सेट को जिसमें एंड और हमारा कंटेंट है। अब कह रहा है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी है, अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर एक टोटोलॉजी है तो हमें वैल्यू बतानी है कि स्टार और डॉट, ये जो दो ऑपरेशन है इनकी वैल्यूज बतानी रिस्पेक्टिवली। तो ये अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो बेसिकली एक बार इसकी वैल्यू एंड और या और एंड में हम लोग को सेलेक्ट करना है कि किसकी वैल्यू एंड होगी और किसकी वैल्यू और होगी, या फिर दोनों की वैल्यू हो सकता है एंड हो या फिर हो सकता है दोनों की वैल्यू और हो। क्या करेंगे, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं, बहुत कम चॉइसेस रहती हैं। तो उसमें आप क्या करा करो, उसमें आप हिट एंड ट्रायल का यूज करो। तो एक बार आप स्टार्ट करो ऑप्शन ए से, ध्यान से देखिए। तो ये जो आपका स्टेटमेंट गिवन है इसमें आपके दोनों ऑपरेशंस का यूज हुआ है। तो ऑप्शन ए में अगर मैं स्टार को लेता हूं और इस डॉट को लेता हूं मैं एंड, तो देखिए क्या होगा। तो ये जो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मैंने स्टार को ले लिया और डॉट को ले लिया मैंने एंड, तो जो आपका स्टेटमेंट वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पी और क्यू एंड पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए क्या हो जाएगा। एक बार हो जाएगा आपका पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, एक बार हो जाएगा आपका पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और एक बार आपका हो जाएगा बीच में और आगे हो जाएगा आपका क्यू एंड पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्यू एंड पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो क्या होगा, P एंड P विल बी P एंड निगेशन ऑफ Q। यहाँ पे एंड और एंड हमारा क्या हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा P एंड P और एक बार हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P एंड P और एक बार हो जाएगा आपका एंड P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है इसकी मैं बात करता हूं। तो ये क्या है हमारा आगे, और Q एंड P एंड निगेशन ऑफ Q। तो एक बार हो जाएगा Q एंड P और एक बार हो जाएगा Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो एक बार हो जाएगा आपका Q एंड P और एक बार हो जाएगा एंड Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो Q एंड निगेशन ऑफ Q हमेशा क्या रहेगा, एक फैलेसी। तो अब P एंड Q का जब आप फैलेसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो वो क्या होता है, एक फैलेसी होता है। तो अल्टीमेटली ये पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा एक फैलेसी। बचेगा क्या, P एंड P। P एंड P क्या हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली P, उसके आगे P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसका हम लोग को और लेना है किसके साथ, एक फैलेसी के साथ। आप मुझे बताओ अगर आप इसका सॉरी यहाँ पे P आएगा, P एंड ये हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q, क्योंकि P एंड P हमारा P हो जाएगा और यहाँ पे हमारा है P एंड निगेशन ऑफ Q। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्टीमेटली P एंड निगेशन ऑफ Q के इक्विवेलेंट, और इसको हम लोग को लेना यूनियन फैलेसी के साथ।
अब अगर ये ट्रू होगा और ये आपका फैलेसी है तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी ट्रू, और अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट हमेशा एक टॉटोलॉजी नहीं बना रह सकता। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, जिसमें दोनों हमारे और गिवन थे। तो जब आप दोनों की वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक बार हो जाएगा पी और क्यू, और पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो आप ध्यान से देखिए वेन डायग्राम के थ्रू ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, अगर मैं पी और क्यू की बात करता हूं तो ये पूरा स्टेटमेंट ये वाला हो जाएगा, ये पूरा रीजन। और अगर मैं बात करता हूं पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो पी तो है और उसका किसके साथ लेना है, निगेशन ऑफ क्यू के साथ, यानी कि क्यू को छोड़ के, इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी बाहर का पूरा एरिया। तो जब आप दोनों का टोटल लेते हैं यानी कि और लेते हैं, तो जब आप और लेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अल्टीमेटली ये पूरा रीजन मिल जाएगा। जब पूरा रीजन मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा टॉटोलॉजी रहेगा, विच मीन्स दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर ए गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड है 9 यूनिट्स, ठीक है, और एक वेक्टर बी गिवन है सच दैट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग आर क्रॉस आर एक्सेप्ट 0 0 द वेक्टर एक्स ए प्लस वाई बी, मतलब कह रहा है एक वेक्टर बी है जिसकी वजह से एक्स ए प्लस वाई बी परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के 6y a माइनस 18x b वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b मॉड इज इक्वल्स टू। सो इस क्वेश्चन में हमें a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है, जहां पे बताया गया दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आपका जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे 9 के बराबर गिवन है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अल्टीमेटली अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो मैंने कहा दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो वही करेंगे यहाँ पे, देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 9 है और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। ध्यान से देखिए, जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो हो जाएगा 6xy मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर ए डॉट बी प्लस 6y स्क्वायर ए डॉट बी और माइनस 18xy मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है और जो ये आपका 18xy वाला पार्ट है, इन दोनों से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। हाँ, इन दोनों से मैं 6xy कॉमन ले सकता हूं, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से मैं 6xy कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर। और इन दोनों वाले पार्ट से मैं ए डॉट बी कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और इन दोनों से आपका एक 6 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ए डॉट बी वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो आपकी बन रही है ये 0 के बराबर तभी सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन आपकी तभी होल्ड करेगी जब आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ 3b स्क्वायर के बराबर हो जाए और आपका ए डॉट बी कैसा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। सिर्फ इन्हीं दोनों कंडीशंस की वजह से ये इक्वेशन आपकी हमेशा होल्ड करेगी। अब मॉड ऑफ ए स्क्वायर जो हमारा है वो किसके बराबर, 3 टाइम्स मॉड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर है। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, 9, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81। अब ध्यान से देखिए, और ए डॉट बी कैसा, 0 के बराबर। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को हम लोग ए डॉट बी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको लिखते हैं हम लोग ए इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर। ये होती है वैल्यू अल्टीमेट। इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता चल चुकी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इंटू है मल्टीप्लीकेशन वाला, क्रॉस प्रोडक्ट समझने की गलती मत करिएगा, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर बाय 3, मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाय 3 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये आपका अलग। ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 बिकॉज ए डॉट बी आपका अभी हम लोग ने ऊपर कैसा निकाला था, 0 के बराबर, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इसके बराबर है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका, देखिए यहां पे क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए की पावर 4। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इस तरफ बचेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर ओनली और नीचे बचेगा आपका √3। तो अल्टीमेटली जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाय √3 के बराबर। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, 9, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 81 और नीचे आपका √3, तो 81 बाय √3 को लिख सकते हैं 27 √3 के बराबर। सो दिस इज अवर आंसर विच इज मैचिंग विद बी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक टी वेरिएबल गिवन है जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है, आपका लाई कर रहा है। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बताया गया जहां पे ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो उसमें टी का यूज हुआ है, वेयर टी इज द वेरिएबल। अब कह रहा है एबीसी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो इस तरह से आपका गिवन है सच दैट इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर 1,1/3, मतलब उसी इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर है वो आपका एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर आपका क्या है 1,1/3। तो कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो देखिए यहाँ पे टी आपका वेरिएबल है,
टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग को क्या बताना है, हमें लोकस बताना है ऑर्थो सेंटर का। तो आप मुझे एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए क्या ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होते हैं, सेम पॉइंट्स होते हैं? हाँ बिल्कुल भैया, जो सेंट्रॉइड होता है हमारा जी, वो हमारा ऑर्थो सेंटर एच के बराबर होता है अगर हमारा ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो एबीसी अगर इक्विलैटरल है तो जी और एच के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। अब आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, sin t माइनस cos t, बी के क्या है cos t sin t, और सी के क्या है a बी। ध्यान से देखिए, तो sin t को डिनोट करते हैं s से और cos t को डिनोट करते हैं c से, फॉर सिंप्लिसिटी, है ना, ज्यादा आसान बनाने के लिए। अब ऑर्थो सेंटर के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए h k, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने h k माने। अब हमें बताया गया था दैट द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, तो मैंने आपको क्या बताया, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो आपका कोइंसाइड करता है सेंट्रॉइड के साथ अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है तो। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा जो x कोऑर्डिनेट्स का सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए sin प्लस cos प्लस a, तो s प्लस c प्लस a, s इज sin थीटा sin t एंड c इज cos t, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 3h के। भाई सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इक्वल्स टू x, तो यहां से a प्लस s प्लस c की वैल्यू हो जाएगी 3h के बराबर। सिमिलरली जो हमारे y कोऑर्डिनेट्स का सम था वो क्या हो जाएगा, माइनस cos t प्लस sin t और प्लस b, तो b प्लस s माइनस c, तो b प्लस sin t माइनस cos t बराबर हो जाएगा आपका 3k के। अब अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है, हमें अपने sin t और cos t को एलिमिनेट करना, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल्स, तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। देखिए क्या करेंगे, a को इस तरफ लेके जाएंगे तो s प्लस c की वैल्यू हो जाएगी, मतलब sin प्लस cos की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 3h माइनस a के बराबर, और यहाँ की बात करें s माइनस c हमारा बराबर हो जाएगा 3k माइनस b के बराबर। अब हम जानते हैं sin थीटा और cos थीटा को कैसे एलिमिनेट करना है, भाई दोनों का स्क्वायर करा के दोनों को जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करा के दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर करता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस तरफ की बात करें तो हो जाएगा 3h माइनस a का होल स्क्वायर, है ना, और 3k माइनस b का होल स्क्वायर, 3 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा h माइनस a बाय 3 प्लस k माइनस b बाय 3 का होल स्क्वायर। जो 3 कॉमन करके आओगे आपका बाहर आके हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा अभी। इस तरफ की बात करें तो हो जाएगा s प्लस c का होल स्क्वायर प्लस s माइनस c का होल स्क्वायर, तो s प्लस c का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ से जो आपका प्लस 2 साइन थीटा मतलब प्लस 2 साइन टी कॉस टी वाला पार्ट होगा वो इस वाले 2 साइन टी कॉस टी वाले पार्ट से एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम सब जानते हैं 1, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो अल्टीमेटली हमारा जो वेरिएबल टी था वो एलिमिनेट हो चुका है। अब इस तरफ से जो हम लोगों ने 9 मतलब 3 कॉमन किया वो बाहर आके 9 हो गया, उसको जब इस तरफ शिफ्ट कराएंगे तो इधर आके हो जाएगा आपका 2/9 के फॉर्म में। अब आप देख सकते हो जो हमारा ऑर्थो सेंटर था उसका लोकस आ चुका है, लेकिन हमें बताया गया था जो ऑर्थो सेंटर है वो आपका लाई कर रहा है एक ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर 1,1/3 है। तो मैंने कहा भैया ये जो आपने लोकस निकाला है ये उसी सर्कल का लोकस है जिसके सेंटर की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इस सर्कल का सेंटर आपको क्या गिवन था, इस सर्कल का सेंटर आपको गिवन है 1,1/3, तो आप इसके सेंटर से इस सेंटर को कंपेयर कर दो, तो यहां से a/3 की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर और b/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 3 एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी 1। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, विच विल बी इक्वल्स टू 8। सो दिस इज अवर आंसर विच इज मैचिंग विद b पार्ट। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन गिवन है r ऑन नेचुरल नंबर्स, और जो रिलेशन है वो गिवन है 3x प्लस अल्फा y इज अ मल्टीपल ऑफ 7 के फॉर्म में, ठीक है। और हमें बताना है कि अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए इक्विवेलेंस होगा। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को अल्फा की वैल्यूज बतानी जिसकी वजह से ये रिलेशन r अपना एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो मैंने कहा सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो हमारा क्या होता है, अगर रिलेशन x टू x चलता है तो जहां जहां पे y अपने रिलेशन में क्या था हमारा 3x प्लस अल्फा y, तो वहां पे क्या आ जाएगा x, तो 3x प्लस अल्फा x कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, है ना। तो 3x प्लस अल्फा x हमारा 7x के बराबर होना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों से x कॉमन करूंगा तो वो इस वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 प्लस अल्फा की जो वैल्यू बचेगी वो आपकी बचेगी 7 के मल्टीपल में। तो अगर 3 प्लस अल्फा अगर हमारा 7 लैम्डा के बराबर है, मतलब कि अगर 3 प्लस अल्फा अगर 7 का मल्टीपल है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 लैम्डा माइनस 3 के बराबर। तो अगर मैं बात करता हूं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
या फिर हम लोग काम करते हैं 4 सब्ट्रैक्ट करके 4 ऐड करा देते हैं। तो जब 4 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो बाकी देखिए क्या हो जाएगा, 7 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 और प्लस 4। ये जो पूरा नंबर है क्या हो जाएगा, -7 और 7 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा 7 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 और बचेगा आपका प्लस 4। जैसा कि हम जानते हैं रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा नंबर तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा और 7 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 के बराबर। तो जो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 4। तो यहां से अल्फा की हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाएगी कि अल्फा को जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आता है 4। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, तो हमारी प्रूव हो चुकी है। उसके बाद सिमेट्रिसिटी के लिए, सिमेट्रिसिटी के लिए अगर हम लोग x to y चलते हैं तो y to x भी चलना चाहिए। उसी तरह से अगर 3x प्लस अल्फा y 7 n1 के बराबर है, मतलब 7 का मल्टीपल है, तो 3y प्लस अल्फा x भी हमारा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 n2 मान लेते, कोई n2 कोई हमारा इंटीजर है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड कराता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका 3 प्लस अल्फा, एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस वाई, और इस तरफ हो जाएगा 7 टाइम्स n1 प्लस n2, जिसको मान लेते किसी 7 n3 के बराबर, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7 ऑल्सो। अब अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो मैंने कहा x प्लस वाई कुछ भी हो जाए, 3 प्लस अल्फा को हर हाल में 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अल्फा प्लस 3 को 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से फिर से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7n प्लस 4, जैसे कि हम लोग ने पीछे डिस्कस किया है कि जब हम लोग अल्फा प्लस 3 को 7 के बराबर करते हैं, मतलब 7 के मल्टीपल के बराबर करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए रिमाइंडर 4। जब हम लोग अल्फा को 7 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7n प्लस 4 के फॉर्म में, जैसा कि पहला हम लोगों ने करा था रिफ्लेक्सिविटी में। अब क्या करेंगे ट्रांसटिविटी के लिए। ट्रांसटिविटी बोलती है कि अगर रिलेशन में एक्स वाई है और वाई जेड है तो आपको एक्स जेड भी लाना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए अपने रिलेशन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3x प्लस अल्फा वाई हमारा 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 3y प्लस अल्फा जेड भी हमारा 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाकर 3x प्लस अल्फा जेड हमारा 7 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तब क्या करेंगे, मैंने कहा आप फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा दो। जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये कि यहां से आप एक काम करो, अल्फा जेड की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगी 7n2 माइनस 3y। इस वाली इक्वेशन से जो अल्फा जेड की वैल्यू है वो क्या है, 7n2 माइनस 3y। उसको क्या करते हैं, इस वाली थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, 3x प्लस अल्फा जेड की वैल्यू क्या है, 7n2 माइनस 3y इक्वल टू 7n3। अब ध्यान से देखिए, जो 3x की वैल्यू है, 3x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 7n1 माइनस अल्फा वाई। तो 7n1 माइनस अल्फा वाई और यहां हो गया 7n2 माइनस 3y इक्वल्स टू 7n3। नाउ यू कैन सी इन दोनों से, इस वाले फैक्टर और इस वाले फैक्टर से 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n1 प्लस n2, और इन दोनों से आपका माइनस y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 3 प्लस अल्फा। अब ये भी 7 का मल्टीपल है और इस तरफ भी 7 का मल्टीपल है, तो अल्टीमेटली अल्फा प्लस 3 भी क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू यहां से फिर से क्या आ जाएगी, अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 3 प्लस अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर विल बी 4। तो यहां से हम लोग को पता चलेगा 3 प्लस अल्फा जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 प्लस अल्फा जो आया है वो तो 7 से डिविजिबल है, लेकिन हमें वैल्यू बतानी थी अल्फा की। तो जब मैं 3 को इस तरफ भेजूंगा तो फिर से वही कंडीशन बन जाएगी जो ऊपर बनी थी रिफ्लेक्सिव में और सिमेट्रिक में। तो यहां से फिर से मिलेगा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी कि जब हम लोग अल्फा को 7 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 आता है। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक एग्जाम में 60% फीमेल और 40% मेल कैंडिडेट्स अपीयर करें, जिसमें से 60% कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए। ठीक है, मतलब टोटल में से 60% कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए। अब कह रहा है जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है वो नंबर ऑफ मेल्स वाले क्वालिफाइंग पर्सन से डबल है, यानी कि लड़कियां ज्यादा मेहनत कर रही हैं लड़कों के मुकाबले। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि कैंडिडेट एक रैंडमली सेलेक्ट किया गया फ्रॉम द चूजन कैंडिडेट्स, फ्रॉम द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। जो क्वालिफाइंग 60% कैंडिडेट्स हैं उसमें से रैंडमली एक बंदा सेलेक्ट किया गया, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि क्या, मतलब वो जो हम लोग बंदा जो सेलेक्ट कर रहे हैं क्वालिफाइंग कैंडिडेट से, वो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 60% फीमेल है, 40% मेल है, टोटल 100% पीपल है। इन्होंने एग्जाम दिया, 60% क्वालिफाई करे। 60% जो क्वालिफाई करे हैं उसमें से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो डबल है मेल कैंडिडेट्स के मुकाबले, यानी क्वालिफाइंग जो आपके पीपल हैं उसमें से फीमेल कैंडिडेट्स डबल हैं मेल कैंडिडेट से। तो हमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जब हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करेंगे किसी भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट को, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो फीमेल कैंडिडेट हो। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। 100% गिवन है, तो 100% को मैं मान के चलता हूं कि हमारे टोटल 100 कैंडिडेट्स हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। उसमें से 40% कितने मेल है, ये होगा 40%। 60% क्या है, फीमेल है, ये होंगे 60%। हाँ, अब आगे देखिए,
हमें क्या करना है, 60% कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना। इन 100 में से 60% कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाई कर गए, यानी कि 60 बच्चे क्वालिफाई कर गए, जिसमें हमारे फीमेल भी और मेल भी हैं। और आगे बताया गया जो फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो मेल कैंडिडेट से डबल हैं। तो आपको इस 60 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा कि एक नंबर, मतलब एक जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का नंबर है वो दूसरे वाले से डबल हो, है ना। तो आप इसको ऐसे दो पार्ट्स ब्रेक करिए कि एक दूसरे का डबल हो जाए। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल सिंपल सा रेशियो, एक को अगर 20 लोगे तो उसका डबल हो जाएगा 40, और इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 60 के बराबर। तो यहां से पता चलता है जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुई हैं वो 60 में से 40 हो जाएंगी, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 40 में से 20 हमारे क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल कितने क्वालिफाई होगा कैंडिडेट्स, 20 + 40। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि हम लोग रैंडमली अगर कोई क्वालिफाइंग स्टूडेंट में कोई भी बंदा अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो बंदा एक्चुअल में बंदी होनी चाहिए, मतलब कि लड़की होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, 60, और जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट थे वो कितने थे, 60, और जो फीमेल्स क्वालिफाई हुई हैं वो कितनी थी, 40। तो आप रेशियो निकाल लो तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 40:60, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। यानी कि अगर आप रैंडमली अगर आप क्वालिफाइंग कैंडिडेट से एक भी कोई भी आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 कि वो लड़की है, और 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो लड़का होगा। सो आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल पूछा गया है, और यहां पे बताया गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कर्व है दैट इज y = yx, जहां पे x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। और बताया गया है कि जो आपके सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x = π/4 रखने पे वैल्यू है y की e⁻⁻π। ये पॉइंट हम लोग को क्यों गिवन होता है, हमें पता है, जैसे जनरल हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक पॉइंट गिवन रहता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो ये वही पॉइंट है, और हमें वैल्यू बतानी है y π/6 की। बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसकी लेंथ देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से सिंप्लीफाई होगा। सबसे आसान स्टेप है, देखिए क्या, अगर आप पूरी इक्वेशन से sin² 2x, इस पूरी इक्वेशन से यहां से लेके यहां तक की पूरी इक्वेशन से sin² 2x अगर डिवाइड करा देंगे तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बचेगी। तो जब डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस 8 + 4 cot 2x इंटू वाई इक्वल्स टू, इस तरफ क्या होगा, sin² 2x डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2e⁻⁻4x अपॉन sin² 2x इंटू 2 sin x + cos 2x। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आप क्या करते हो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते होगे, वो क्या हो जाएगा, e⁻⁻इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन जो आपका y के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्या है 8 + 4 cot 2x। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 8x + 4 cot x का क्या होता है ln sin x, तो cot 2x क्या हो जाएगा 1/2 ln sin 2x। तो 2 से 2 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 2 ओनली, क्योंकि यहां पे 4 मल्टीप्लाइड था ऑलरेडी। अब हो जाएगा e⁻8x + 2 ln sin 2x। तो मैंने कहा इसको अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e⁻8x इंटू e⁻2 ln sin 2x। तो मैंने कहा 2 जो है sin 2x की पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा ln sin² 2x के बराबर। ई से ln आपका कैंसिल आउट हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं लॉग से विद बेस ई वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin² 2x आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻8x इंटू sin² 2x। यह आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन जो हमारा इस साइड होता है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कराओगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, e⁻8x इंटू sin² 2x। तो sin² 2x से sin² 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और e⁻8x जब e⁻⁻4x से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगी सिर्फ और सिर्फ e⁻4x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस साइड वाला फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2 मतलब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करते हैं प्लस इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करते हैं, तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2 × 2 विल बी 4, ठीक है ना, तो 4 हमारा कांस्टेंट है, अंदर बचेगा आपका e⁻4x इंटू sin 2x, और इसके साथ जब हमारा 2e⁻4x जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +2 टाइम्स e⁻4x इंटू cos 2x, और आगे है +c। ध्यान से देखिए क्या होगा, मैं अगर इसकी बात करता हूं तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट। तो इसको मैं मानता हूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं मानता हूं सेकंड फंक्शन। तो 4 हमारा ऑलरेडी बाहर रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। sin 2x को पहले वैसे ही रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहता है, e⁻4x का इंटीग्रल हो जाएगा e⁻4x/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशियल sin 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2 cos 2x, तो 2 cos 2x इंटू
इसका इंटीग्रल फिर से e की पावर 4x/4, ये 2 से ये 4 जाएगा, नीचे बचेगा डिवाइडेड बाय 2, और इसको क्लोज कर देते हैं। और आगे हमारा क्या है, आगे वाला पार्ट जैसा उसको वैसे ही रखो, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x इंटू कॉस 2x। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको पता होगा कि इस वाले पार्ट को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करते हैं, इसमें बिल्कुल ये वैसे ही रखें, क्योंकि आगे जाके कैंसिल आउट होने के चांसेस इसके होते हैं। देखिए जब 4 से ये मल्टीप्लाई होगा पूरा फंक्शन, तो ये 4 से 4 जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर 4x और साइन 2x, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1/2, देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचा था, तो ये 2 से ये 4 जब कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x और कॉस 2x। अब आपने देखा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पूरा की पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा प्लस c ओनली। तो e की पावर 4x साइन 2x प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फैक्टर। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो e की पावर 4x इंटू साइन 2x प्लस c, तो हमारा सॉल्यूशन कर्व मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अननोन कांस्टेंट है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो c होता है अननोन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक पार्ट गिवन रहता है, एक पॉइंट वो गिवन रहता है। पॉइंट क्या है, π/4 कॉमा e की पावर -π, यानी कि x की जगह पे जब आप π/4 सब्स्टिट्यूट करते हो तो y की वैल्यू आती है e की पावर -π, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो जैसे ही आप x की जगह पे π/4 सब्स्टिट्यूट करोगे और y की जगह पे e की पावर -π सब्स्टिट्यूट करोगे, तो क्या होगा, c की वैल्यू वहां से आ जाएगी 0। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो y की वैल्यू सॉरी जैसे c की वैल्यू 0 आएगी तो हमारे कर्व की वैल्यू आ जाएगी y इंटू e की पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू e की पावर 4x इंटू साइन 2x। तो जब ये वाला पूरा पार्ट जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा e की पावर -4x और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन 2x। सो ये आ गई हमारे y की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन कर्व की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, y π/6 की, यानी कि x इक्वल्स टू π/6 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह पे π/6 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका ऊपर हो जाएगा 2 e की पावर -2π/3 और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3। सो दिस विल बी अवर आंसर विच इज मैचिंग विद ए पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बताया गया है P और Q पॉइंट्स हैं, पैराबोला पे 2 पॉइंट्स है P और Q। जब इन पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं जाके पॉइंट R पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,1। तो कह रहा ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR बताओ। PQR ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो क्या होगा, ये बताना है। पैराबोला हमारा गिवन है y² इक्वल्स टू 2x - 3। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऑर्थो सेंटर बताना है तो सबसे पहले हम लोग को P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए हर हाल में। तो आप मुझे बताओ इसकी सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये रहा अपना पैराबोला, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, एक ये P और एक Q। इनके जो टेंजेंट्स हैं वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट R। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं P और Q का अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अल्टीमेटली, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल लो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर इक्वेशन निकाल लेंगे और उसका इंटरसेक्शन हम लोग अगर इसके साथ पैराबोला के साथ करेंगे तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस पॉइंट से, इस पॉइंट से R के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 0,1। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग को P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिए। मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, किसी पॉइंट से अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है अपने कर्व के साथ, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0। t वेयर t इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व। तो 0,1 पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व की और उसको 0 के बराबर करेंगे, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ PQ। और उसको जब आप इंटरसेक्ट करोगे y² इक्वल्स टू 2x - 3 के साथ सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स आराम से मिल जाएंगे। और R के कोऑर्डिनेट्स तो आपको ऑलरेडी गिवन थे, तो PQR ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वहां से ऑर्थो सेंटर निकालना बहुत आसान है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। y² इक्वल्स टू 2x - 3 अपना पैराबोला हो गया। मैंने आपको क्या बताया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये PQ कैसे निकालेंगे, t इक्वल्स टू 0 होती है हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो किस पॉइंट पे हम लोग निकाल लें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, 0,1 पे। तो y² का अपना रिप्लेसमेंट क्या होता है, y1, यानी कि y इंटू 1 इक्वल्स टू x का क्या होता है हाफ x प्लस x1। तो हाफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x प्लस x1। x1 की वैल्यू क्या है 0 और आपका कांस्टेंट वैसे ही रहता है। तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू x - 3। अब ये रही अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये रही अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने आपको क्या बताया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लो। तो जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से x में क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे यहां से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 2 और 6। बहुत सिंपल स्टेप है। जैसे ही x की वैल्यू आप 2 रखेंगे इस वाले में या फिर इस वाले में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप x इक्वल टू 2 रखेंगे इसमें तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 और जब आप x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखिए क्या, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2, -1 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 6,3। ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए 2, -1 और Q के मान लिए 6,3 और R के ऑलरेडी गिवन थे। तो इस ट्राइंगल का हमें ऑर्थो सेंटर यानी कि H बताना था।
आप अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं PQ और PR की स्लोप की बात करूं, PQ और PR की स्लोप, तो इन दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। देखिए PQ की स्लोप आप आराम से निकाल सकते हो, क्या कैसे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/4 = 1। और जब आप PR की बात करोगे, PR QR भी निकाल लेंगे, PR की बात करते हैं, PR जब आप P और R की स्लोप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - -1 यानी कि +1 और 0 - 2 विल बी -2, तो 2/-2 विल बी -1। यू कैन सी इन दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, -1। इसका मतलब क्या है, दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो आपके उस वर्टेक्स पे होता है जहां पे 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा होता है। तो ये रहा अपना राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां पे हो जाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे 2, -1, तो हमारे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, -1। दिस इज इट। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है C और कह रहा है P एक पॉइंट है इसी सर्कल पे, ठीक है। अब कह रहा है एक लाइन पास कर रही है सेंटर C से जो कि एंगल आपकी बना रही है π/4 विद द लाइन CP, मतलब CP के साथ एंगल बना रही है π/4, और वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एट पॉइंट Q एंड R। तो भाई आप एक बात बताओ, अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है Q और R पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट QR इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल? हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, कह रहा देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इन यूनिट स्क्वायर इज, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, सिचुएशन क्या है, देखिए ये रहा अपना सर्कल, इसका सेंटर है हमारा C, ठीक है। C से मतलब सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट P है, उसको कनेक्ट कराते हैं जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है पॉइंट P। ये रहा अपना P पॉइंट और ये रहा अपना C, और इसी सर्कल के सेंटर से एक लाइन और पास हो रही है ना, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट Q एंड R। और बताया गया जो ये QR लाइन है ये CP के साथ एंगल बना रही है π/4। तो अब हमें बताना क्या, PQR का एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो PQR का एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना, ध्यान से देखिए PQR जो ट्राइंगल बनेगा मेरे भाई, उसका जो एक हाइपोटेनस का साइड आप ध्यान से देखिए वो डायमीटर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक साइड ट्राइंगल के सर्कल के अंदर अगर आप कोई ट्राइंगल इंस्क्राइब कराते हो और उसका एक साइड अगर डायमीटर है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, तो वो ट्राइंगल हो जाता है आपका 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल P पे हमारा 90 डिग्री होने वाला है, तो हमें इसी ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो मैंने कहा अगर मैं ये लेंथ और ये लेंथ पता कर लेता हूं, अगर मैं ये लेंथ और ये लेंथ पता कर लेता हूं, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है हमारा PR, हाइट क्या हो जाएगी PQ, तो हाफ PR इनटू PQ। देखिए यही आगे करना है हम लोगों को। तो ये रहा अपना डायग्राम, मैंने आपको जैसा बताया, ये रहा अपना सेंटर, सर्कल का सेंटर, ये रहे अपना पॉइंट P, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा पॉइंट P। अब आप उस कोने में मत चले जाइए कि आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालने लगे जनरल पॉइंट के थ्रू, वो नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको ये एंगल गिवन है ना, ये एंगल का हम लोग को यूज करना है यहाँ पे। तो CP और CR मतलब कि जो QR लाइन है वो CP के साथ कितना एंगल बना रही थी, 45 डिग्री। अब हमें बताना एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री बनेगा हमारा एंगल P, मतलब कि जो हमारा P वर्टेक्स होगा दैट विल बी एट 90 डिग्री, मतलब उसमें हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि अगर आप PQ और PR की लेंथ पता कर लेते हो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए, ये रहा अपना सर्कल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका 1/2, -1। रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स, यानी कि ये लेंथ भी 2 यूनिट्स हो जाएगी CQ, CR भी 2 हो जाएगी और CP भी 2 हो जाएगी। ये क्या है, रेडियस। अब ये एंगल आपको कितना गिवन था, 45 डिग्री। तो मैंने कहा अगर सेंटर पे अगर आपका कोई एंगल इंक्लाइंड होता है तो उसी से एक वर्टेक्स पे जो एंगल इंक्लाइंड होता है वो आपका हाफ हो जाता है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहां पे एंगल आपका अल्फा है, यहां पे अगर आपका एंगल अल्फा इंक्लाइंड हो रहा है तो सेंटर से वो एंगल आपका डबल हो जाता है, यानी कि 2 अल्फा के बराबर। तो अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 22.5 डिग्री, या फिर उसको बोल सकते हैं π/8। अब ये π/8 हमारा एंगल हो गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया, π/8। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भैया मुझे ये लेंथ पता है, मुझे ये भी लेंथ पता है, तो मैंने कहा जो QR की लेंथ है वो मुझे टोटल पता है। QR की लेंथ कितनी है, टोटल 4 यूनिट्स। अब ध्यान से देखिए, ट्राइंगल PQR, PR की वैल्यू निकालेंगे कैसे, PR जो हमारा ये वाला साइड है इसकी हम लोग लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, फ्रॉम वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल आपको पता है और ये आपको हाइपोटेनस की साइड पता है, तो ये क्या होती है, अगर ये R है और ये थीटा है तो ये लेंथ हो जाती है R sin थीटा, और ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हो जाएगा R cos थीटा। तो यहां से PR की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, PR की वैल्यू हो जाएगी हमारी QR इंटू साइन 22.5 डिग्री।
तो क्यू आर क्या है हमारा, क्यू आर ये लेंथ है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 यूनिट्स, और साइन क्यू की वैल्यू क्या हमारी 22.5 डिग्री। तो ये आ गई हमारी पी आर की लेंथ। सिमिलरली उसी तरीके से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेम ट्राइंगल। तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यू आर इंटू कॉस 22.5 डिग्री। तो क्यू आर इंटू कॉस 22.5 डिग्री। तो हमारी यहां से पी क्यू की भी लेंथ आ गई कितनी 4 कॉस पाई बाई 8, और पी आर की लेंथ आई थी 4 साइन पाई बाई 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा पी आर, और हाइट क्या हो जाएगी पी क्यू, या आप इसको हाइट मान लो या इसको बेस मान लो, बात एक ही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 पी आर इंटू पी क्यू। पी आर की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, पी क्यू की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक 4 से एक 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपका 2 इंटू 4 विल बी 8 साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8। तो इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा के बराबर। तो बाहर बचेगा 4, अंदर हो जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 4/√2 की वैल्यू हो जाएगी 2√2 के बराबर। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर बताना है इस नंबर का, जब हम लोग इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इसका पता है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। जनरली इसको आप निकाल सकते हो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग ऐसे मल्टीपल्स में चेंज करते हैं कि 5 के करीब आ जाए। जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसकी पावर के करीब लाना होता है इन दोनों नंबर्स को। तो 7 को अगर आप देखिए ध्यान से, 7 को हम लोग 5 के करीब कैसे ला सकते हैं। 5 के करीब लाने का मतलब है कि आप इस नंबर को या फिर इस नंबर को 5 के +-1 के फॉर्म में ले आओ, तो वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आप इसको अल्टीमेटली एक्सपैंड करोगे तो आपके सारे मल्टीपल्स 5 के फॉर्म में मिलेंगे। जितने भी मल्टीपल्स मिलेंगे वो आपके 5 के फॉर्म में होंगे, तो यानी कि 5 के मल्टीपल होंगे। ध्यान से देखिए 7 की पावर 22, मैंने आपको क्या बताया, आपको 7 की पावर 2022 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से मतलब ट्रांसफॉर्म करना है कि उसकी एक पावर 5 के बहुत करीब आ जाए। आप मुझे बताओ 7 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 49। तो आप इससे 2 पावर उधार ले लो अंदर, तो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 की पावर 1011। ठीक है, अब 49 को आप क्या लिख सकते हो 50 - 1 आ गया 5 के मल्टीपल के करीब। हाँ, अब बात करते हैं 3 की। तो जब आप इससे भी 2 पावर इसमें स्क्वायर पावर जब आप इससे उधार लोगे तो अंदर बचेगा आपका 9 और ऊपर हो जाएगा आपका 1011 पावर। 9 को क्या लिख सकते हो 10 - 1। ये जो आपका 10 है ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 5 है। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में सारे जितने भी नंबर्स आएंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट वन वाला क्या हो जाएगा -1 की पावर 1011। तो क्या बचेगा -1। इस वाले की बात करें 10 - 1 की होल पावर 1011। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो 10 के मल्टीपल में होंगे, मतलब कि 5 के मल्टीपल में होंगे। और जो लास्ट टर्म होगा उसमें भी आपका क्या बचेगा -1 की पावर 1011, यानी कि -1। नाउ यू कैन सी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 5 के मल्टीपल है, बचा आपका -2। अब हमें रिमाइंडर बताना, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग -3 करेंगे और +3 करेंगे। तो जब -3 करेंगे और -2 यहां पे ऑलरेडी था, तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट से दोनों से 5 कॉमन आ जाएगा, विच मींस ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा 5 का मल्टीपल। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। सो आवर आंसर विल बी 3। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक 3x3 मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इसकी एंट्री 0 और 1 है। और जो मैट्रिक्स B0 है, B0 की वैल्यू गिवन है हम लोग को क्या a की पावर 49 + 2a की पावर 98 के बराबर। पावर देख के घबराने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसमें पावर बहुत बड़ी बड़ी दी जाती है, लेकिन एक छोटे से स्टेप से पूरा सवाल डिसॉल्व हो जाता है। आगे गिवन है bn की पावर, bn इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ bn - 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ B4 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। मतलब हमें B4 के डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, और B4 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a को हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए, अगर देखिए जब भी मैंने आपको क्या बताया, जब भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पावर्स गिवन है 49 98, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। एक हम लोग को क्या करना होता है, एक हम लोग को यहां से एक पैटर्न बनाना होता है। ध्यान से देखिए, तो यहां पे हम लोग पैटर्न जब हम लोग बनाएंगे a स्क्वायर यानी कि a का मल्टीप्लाई a के साथ, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा दैट दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप C1 C3 को, ये C1 और C3 को जब आप इंटरचेंज करोगे तो 1 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0 आ जाएगा। और जब आप R2 और R3 को इंटरचेंज करोगे तो जो माइनस साइन बाहर आया था वो फिर से माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पे जो आपका ये आपका a स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अल्टीमेटली जो आपको B0 गिवन है, B0
वो क्या है, a की पावर 49 प्लस 2 टाइम्स a की पावर 98। आप मुझे बताओ a की पावर 98 को क्या ये लिख सकते हैं, a स्क्वायर की पावर 49, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या मैं a की पावर 49 को ये लिख सकता हूँ a इंटू ए की पावर 48, और a की पावर 48 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर की पावर 24, और बाहर आपका क्या है a। अब आप मुझे बताओ a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसकी पावर आप कुछ भी कर दो, वो कैसा रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और यहां से जो यानी कि जो a की पावर 98 है ये क्या हो जाएगा, i के बराबर, तो हो जाएगा 2i। और बात करें a की पावर 49 की, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपका a अलग वैसे ही बचेगा, तो b नॉट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2i के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b नॉट। अब bn आपको गिवन था फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो bn की वैल्यू आपको गिवन थी एडजॉइंट ऑफ bn माइनस 1 के बराबर। तो bn माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू किसकी बतानी है, ध्यान से देखिएगा, आपको वैल्यू बतानी है डिटरमिनेंट ऑफ b4 की। अब b4 के डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो b4 जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसके लिए देखिए क्या करेंगे, आपको bn की वैल्यू गिवन थी, bn की वैल्यू गिवन है एडजॉइंट ऑफ bn माइनस 1। तो एक बात बताइए, b4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b4 की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ b4 माइनस 1 यानी कि b3। और अगर मैं b3 की बात करूं तो b3 किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ b2 के बराबर। तो यहां पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ b2, और b2 को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ b1 के बराबर। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ b1 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं b1 की, तो b1 को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ b नॉट के बराबर, क्योंकि आपको क्लियरली गिवन है फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 bn की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ bn माइनस 1 के बराबर। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, b4 से b0 तक की क्यों आ रहा है, b नॉट तक की क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग को b नॉट की वैल्यू पता है मेरे भाई, क्या पता है, a प्लस 2i के बराबर। तो मैं एडजॉइंट ऑफ b1 को क्या लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ b नॉट। तो अल्टीमेटली जो हमारी b4 की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ b नॉट। अब आप मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ b नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी बार आप एडजॉइंट लेते हैं उसकी पावर आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं डिटरमिनेंट में। तो b4 की अगर मैं बात करता हूं तो b4 की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर आप इसी पूरी इक्वेशन का डिटरमिनेंट ले लोगे तो यहां पे आपने डिटरमिनेंट कितनी बार लिया, 1 2 3 और 4 बार। तो वहां पे क्या हो जाएगी, पावर n-1 की होल पावर 4, 4 बार एडजॉइंट लिया तो पावर हो जाएगी 4 टाइम्स। तो ध्यान से देखिए, तो अगर मैं बात करता हूं b नॉट के मॉड की, अगर मैं बात करता हूं डिटरमिनेंट ऑफ b4 की, दो बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ b नॉट की होल पावर n-1 की होल पावर 4। ये जो आपकी ये पावर है n-1 की, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड ये जो आपकी पावर आपकी गिवन है, ये वो पावर रिप्रेजेंट कर रही है जितनी बार आपने एडजॉइंट को लिया है। कितनी बार आपने एडजॉइंट लिया है, 4 टाइम्स। तो यहां पे जो b नॉट की पावर है, b नॉट की पावर हो जाएगी n-1। n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना था 3, तो 3 - 1 विल बी 2, और जितनी बार आपने एडजॉइंट लिया वो आपका यहां पे पावर बन जाएगा। तो हो जाएगा b नॉट की पावर 2 की पावर 4, यानी कि अल्टीमेटली b नॉट की पावर 16 हो जाएगा यहां पे। तो ये हो जाएगा b नॉट की पावर 16। अब b नॉट की वैल्यू किसके बराबर थी, b नॉट की वैल्यू थी हमारी किसके बराबर, a प्लस 2i के बराबर। a हमारा मैट्रिक्स हमें पता है गिवन था, और 2i यानी कि 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। जब आप दोनों को सम करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, तो आपका ये मैट्रिक्स मिल जाएगा 2 1 0 0 2 1 और 1 0 2। अब क्या करना था, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी थी। इसके डिटरमिनेंट जब लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, रो 1 के लूंगा, एक्सपैंड कर दो तो हो जाएगा 2 टाइम्स 4 - 0 -1 टाइम्स 0 - 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली 9 के बराबर। तो b नॉट की वैल्यू आ रही है 9 के बराबर, b नॉट के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 9 के बराबर, और b नॉट की पावर 16 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 की पावर 16, जिसको लिख सकते हैं 3 की पावर 32 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ b नॉट, so the value of determinant of b4 is equals to 3 की पावर 32। तो इस हिसाब से our option C is the correct choice। सो इस क्वेश्चन में हमें दो सेट्स गिवन है, सेट S1 और सेट S2, और जो दोनों सेट्स हैं इसमें हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को एक कंडीशन गिवन है, और हमें वैल्यू बतानी है कि मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 की। अगर आप ध्यान से देखें तो जो S1 सेट है उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का यूज हुआ है, और जो S2 सेट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का यूज हुआ है। इसमें कंडीशन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है हमें यहाँ पे Z2 में, और यहाँ गिवन है इक्वेशन Z1 में। तो हमें Z1 और Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले Z1 और Z2 की लोकेशंस पता करनी पड़ेगी कि Z1 और Z2 किस लोकेशन पे लाई कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं S2 की, क्योंकि ये तो हमारा सिंप्लीफाइड है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है हमारा 3,0 और इसका रेडियस है आपका 1/2 यूनिट्स। भाई ये तो सर्कल है,
इसके बारे में तो पता है, इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसकी बात अगर करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये इक्वेशन जो हमें गिवन है यहाँ पे, इधर भी मॉडुलस लगा है और इधर भी मॉडुलस का यूज हुआ है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करा दूं तो आप मुझे बताओ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो अल्टीमेटली बराबर होता है जेड जेड बार के। तो यहां पे ये और इसी का कॉन्जुगेट इससे मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कॉन्जुगेट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार Z2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार यहाँ पे Z2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब ये वाला Z2 और दिस जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए क्या होगा, एक बार Z2 इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ और इधर वाले जो Z2 इस वाले पूरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वो जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस Z2 और Z2 बार माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1। और आगे अब Z2 बार वाले, जब Z2 बार आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान सुनिएगा, जब Z2 बार आपका इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और जब इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे पार्ट को जब आप उस तरफ लेके जाएंगे Z2 बार कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 और यहां बचेगा आपका मॉड ऑफ Z2 प्लस 1। और इस तरफ की बात करें एक राइट हैंड साइड की, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे तो Z2 माइनस 1 का मॉड इंटू Z2 माइनस 1 का मॉड, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरफ आपका हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन दोनों से आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं Z2 इंटू मॉड ऑफ Z2 प्लस Z2 माइनस 1 और इस वाले की बात करता हूं Z2 माइनस Z2 बार माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1, तो कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो इन दोनों से जो कॉमन आएगा तो आपका Z2 बार से Z2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 और यहां हो जाएगा मॉड ऑफ प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1। इन दोनों से अगर मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 और मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 कॉमन कर लें तो अंदर आपका बचेगा Z2 प्लस Z2 बार, और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या है Z2 प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर और ये क्या Z2 माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो अल्टीमेटली बचेगा 2 टाइम्स Z1 प्लस Z2 बार, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे पार्ट को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका Z2 प्लस Z2 बार इक्वल टू 0 और एक बार ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0 के बराबर। इस वाले पार्ट की बात करें तो Z2 प्लस Z2 बार इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका रियल पार्ट हो जाएगा 0, यानी कि जो Z2 है वो आपका या तो फिर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक एलिप्स की। तो एलिप्स की इक्वेशन है, तो मैंने कहा इसकी जो इक्वेशन है अगर रियल एक्सिस की बात करें तो रियल एक्सिस में कहां से कहां मूव करेगा, दैट विल मूव फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो रियल एक्सिस में -1 से 1 मूव करेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जो आपका Z2 है वो आप या तो फिर आपका इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, पूरी इमेजिनरी एक्सिस को कवर करेगा, या तो फिर आपका रियल एक्सिस पे -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। हमें बताना क्या था, Z2 और Z1 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो मैंने कहा Z2 की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी और Z1 ये हमारा सर्कल था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसका सेंटर है आपका 3,0 और इसका रेडियस है 1/2 यूनिट्स। तो पीछे की अगर बात करें तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपका 1/2 यूनिट्स है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5/2, इसके हो जाएंगे 7/2, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो मैंने कहा उनका मिनिमम डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हो सकता है, तो ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका 5/2 है, तो सो द मिनिमम डिस्टेंस विल बी 5/2 - 1 विच इज इक्वल टू 3/2। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है ऑन एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस प्लेन पे, तो वो उसका लोकस क्या हो जाएगा हम लोग को अल्टीमेटली ये बताना है। सो हियर आर द ऑप्शंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का सबसे आसान तरीका हम लोग को पता है क्या होता है। अल्टीमेटली वो क्या होता है, ये रहा अपना सर्कल। ठीक है, जब आप इस सर्कल से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका फुट क्या हो जाएगा, तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं h, k, w, इसी का लोकस बताना है। तो क्या करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन c। वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर -2 टाइम्स उस पॉइंट को उस प्लेन पे सेटिस्फाई कराओ, ठीक है, जिससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा x y, मतलब a b और c यानी कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम, तो वो क्या हो जाएगा 14 के बराबर। यू कैन सी जो हमारा प्लेन गिवन था वो क्या गिवन था, 2x + 3y + z इक्वल्स टू 6। ठीक है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 14। ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे, h माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 बराबर हो जाएगा k माइनस साइन थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू w माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 6 अपॉन 14। अब बात करें अगर w की, तो w इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कल। आप मुझे एक बात बताओ, सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा जो सर्कल है ये हमारा 2D प्लेन पे x और y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, z इक्वल 0 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अब
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार h माइनस कॉस थीटा को जब आप इसके बराबर करेंगे तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स दिस। तो ध्यान से देखिए, तो -2 टाइम्स 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 6 अपॉन 14 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरफ आ क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा। सिमिलरली जब आप इस वाले पार्ट को करेंगे इससे कंपेयर, इस वाले पार्ट से कंपेयर, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में। कुछ नहीं होगा, 3 आपका उधर मल्टीप्लाई होगा जाके और बाकी आपका साइन थीटा इस तरफ आके ऐड हो जाएगा। तो h की वैल्यू और k की वैल्यू सिंप्लीफाई होकर साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाएगी। और बहुत सिंपल मेथड है साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का। आप बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ करके स्क्वायर करा के ऐड करा दो। जब दोनों को आप 14 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, इस तरफ भी आप 14 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो 14h की वैल्यू हो जाएगी साइन और कॉस के टर्म्स में। यहाँ पे 14 k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन और कॉस के टर्म्स में। एलिमिनेट करना है सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस को, कुछ नहीं करो, आप स्क्वायर करके सम करा दो, तो वहां से आपका जो लोकस बचेगा वो h और k के टर्म्स में आ जाएगा। दैट विल बी दिस 5h प्लस 6k माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3h प्लस 5k माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो आप h k को x y से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड लोकस। तो जो हमारा आंसर आ रहा है दिस इज मैचिंग विद बी पार्ट, सो बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f(x) गिवन है और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू गिवन है 14 के बराबर। तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ। तो बेटा सबसे पहली बात ये कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम बताना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली डेरिवेटिव का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप यहां देखें कि डेरिवेटिव जब आप लोगे तो यहां पे आपका जो अल्फा है, अल्फा में आपकी इक्वेशन बनेगी, उसको आप सिंप्लीफाई करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। तो एक और सेकंड ऑप्शन भी होता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, वो होता है AM ग्रेटर देन GM वाला फॉर्मूला। तो जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप AM GM निकाल सकते होगे। तो आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा कि ताकि आप उसका AM और GM अलग से निकाल सको। तो मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू गिवन है 14 के बराबर। तो मैंने कहा काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को 5x² 2 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि जब मल्टीप्लाई कराएं और इसका जब मल्टीप्लाई कराएं तो आपका जो x की पावर से x की पावर है वो कैंसिल आउट हो जाए। देखिए ध्यान से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो 5x² 2 को आप लिख सकते हैं, देखिए क्या x² 2 5 टाइम्स जब आप ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा 5x² 2। तो एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, कितने टर्म्स होगा टोटल 5। और जो आपका a बाय x की पावर 5 है उसको आप लिख सकते हैं a बाय 2x की पावर 5 और a बाय 2x की पावर 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये सारे टर्म्स का एडिशन मिलके बन जाए am और इन सब का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा gm और उसकी होल पावर हो जाएगी 1/7। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की टोटल कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। तो जब आप सम करोगे तो आपका अल्टीमेटली वो तो हमारा fx आ जाएगा। दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, वो किसके बराबर हो जाएगा, आप मुझे बताओ। ये हमारे कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। इन सब का सम करते देखिए क्या हो जाएगा 5x² 2 प्लस a बाय x की पावर 5/7, ये हो गया am ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या करेंगे इन सब का मल्टीप्लाई। तो जब आप सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर हो जाएगा आपका x की पावर 10, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। इसकी बात करते हैं, यहां पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर और x की पावर 10। और इसकी होल पावर कितनी होती है, इसकी होल पावर होती है 1/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 7। नाउ यू कैन सी 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 विल बी 2 की पावर 7। यहां पे आपका x की पावर 10 से x की पावर 10 चला जाएगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 की पावर 7 की होल पावर 1/7। तो ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। और ये आपका क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या है आपका, ये है आपका fx। तो fx आपका आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7 की होल पावर 1/7। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 14 के, क्योंकि आपको fx की मिनिमम वैल्यू गिवन थी 14 के बराबर। तो अल्टीमेटली ये जो आपकी वैल्यू आ रही है इसको आप क्या कर दो 14 के बराबर। तो 14 के बराबर जब आप करोगे तो हो जाएगा 7। अब 7 कहां से आया, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सिर्फ fx है और नीचे आपका डिनोमिनेटर 7 है। जब इस 7 को आप उस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाएगा fx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय 2 की पावर 7 की होल पावर 1/7 विच विल बी इक्वल्स टू 14। ये 7 से 14 जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ठीक है। जब आप पावर 7 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां हो जाएगा अल्फा की पावर 2/7 और नीचे क्या आपका 2 की पावर 7 की होल पावर 1/7, दैट विल बिकम 2 ओनली, 2 की पावर 1। और उस तरफ क्या है आपका 2, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो वही यहां पे हो रहा है 7 इंटू अल्फा की पावर 2/7 बाय 2 इक्वल्स टू 14। ये 7 14 को 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 2 इंटू 2 विल बी 2 स्क्वायर, उधर बचेगा अल्फा स्क्वायर की पावर 1/7। कुछ नहीं करना है, आप दोनों तरफ पावर 7 ले लो और अंडर रूट ले लो। जब पावर 7 ले लोगे तो इस तरफ हो जाएगा 2 स्क्वायर की पावर 7 और जब आप अंडर रूट लोगे तो उस तरफ बचेगा अल्फा और यहां हो जाएगा 2 की पावर 7/2, 2 की पावर 2 की होल पावर 7/2 विच विल बी इक्वल टू 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 को वी कैन राइट एज 128। So 128 is the correct choice. So इस हिसाब से our option C will be our answer.
सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया अल्फा बीटा गामा 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है कुछ इस फॉर्म में। आप देख सकते हैं ये आपकी एक पेंटागोनिक इक्वेशन है, पेंटागोनिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है जी एक फंक्शन है जो आर टू आर मूव कर रहा है सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। जब भी ये वाली इक्वेशन आती है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है भैया दो फंक्शंस का कंपोजिशन हमारा अगर एक्स के बराबर है तो सीधी सी बात है कि ये जो दोनों फंक्शन है जी और एफ ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, अब आगे देखिए क्या कह रहा है a1 a2 a3 से लेकर an तक की ये सारे टर्म्स आपको गिवन है एपी में, जहां पे बताया गया विद मीन जीरो, यानी कि इन सारे नंबर्स का जो मीन है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ 1/n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से n एफ ए आई की वैल्यू बताओ। मैंने कहा भैया ये जो एफ ऑफ जी ऑफ दिस फंक्शन गिवन है, मैंने कहा एफ ऑफ जी तो पहले एक दूसरे से आपका अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्लियरली हम लोग को क्या पता चला दैट जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि G एंड F आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, G एंड F आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स। ठीक है, तो अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो G और F कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो F से G कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अब कैसे बताएंगे देखिए, तो इसके लिए आपको अल्फा और बीटा और गामा ये पर्टिकुलर 3 रियल नंबर्स गिवन है। तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अल्फा और बीटा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को निकालते हैं। अब एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका इनवर्स पॉसिबल होना चाहिए, तो उसका इनवर्स पॉसिबल बनाने के लिए तो इसको एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन हम लोग बना सकते हैं आराम से। देखिए कैसे बनाएंगे, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अल्फा बीटा को 0 के बराबर रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू बचेगी सिर्फ गामा एक्स। और गामा एक्स क्या इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया, ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, ये अपनी पूरी कोडोमेन कवर करता है और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऑन टू भी है। तो 1 1 है और ऑन टू तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अगर एफ एक्स आपने गामा एक्स लिया है तो एफ ऑफ जी एक्स सॉरी जी ऑफ एफ एक्स अगर आपका एक्स के बराबर था तो जी एक्स क्या हो जाना चाहिए, एक्स बाय गामा के बराबर। सो दिस इज गामा एक्स एफ एक्स और ये हो जाएगा आपका गामा बाय एक्स विच इज जी एक्स। तो आप मुझे बताओ ये आपका जी एक्स आ गया, ये आपका एफ एक्स आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी एफ ऑफ जी ऑफ 1/n सिग्मा इक्वल्स टू 1 से n एफ ए आई की वैल्यू। मैंने आपको पहले बता दी एफ और जी आपके कैंसिल आउट कर दो, बस आप इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लोगे, दैट विल बी आवर आंसर। तो आप मुझे एक बात बताओ 1/n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से n एफ ए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n इक्वल्स टू एफ ए आई के मतलब एफ ए वन, एफ ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए वन की वैल्यू हमारी यहां से डायरेक्टली हो जाएगी जहां पे एक्स है वहां पे क्या होना चाहिए, ए वन मतलब ए आई होना चाहिए। तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री तो मतलब गामा ए वन प्लस गामा ए टू प्लस गामा ए थ्री एंड सो ऑन गामा ए एन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका गामा बाय एन, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेकर ए एन डिवाइडेड बाय एन। ध्यान से देखिएगा इन सब का जो मीन है, इन सब का जो मीन था वो किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो ये जो आपका 1/n है जब वो इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा तो a1 प्लस a2 से लेकर an डिवाइडेड बाय n ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आगे कुछ भी मल्टीप्लाई हो इस पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, तो आपको f ऑफ g ऑफ दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी, तो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ 0 और f से g कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस गिवन है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, जहां पे बताया गया a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है और जो an प्लस 2 है वो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर n इक्वल्स टू 1 to 3 एंड सो ऑन। अब कह रहा है अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा बराबर है 2 की पावर अल्फा इंटू 61c31 के, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। सो हियर आर दी ऑप्शंस, बहुत आराम से बता सकते हैं। देखिए आपको जो सीक्वेंस गिवन उसमें a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो इस a1 और a2 की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, a3 a4 a5 एंड सो ऑन सब निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है ये गिवन है 2 की पावर अल्फा इंटू 61c31 के, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट हमें गिवन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस an इंटू an प्लस 1 और ये जो an प्लस 1 है ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली उस तरफ हो जाएगा an प्लस 2 इंटू an प्लस 1 और इस तरफ जो हमारा an इंटू an प्लस 1 था उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस an प्लस 1 इंटू an और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब ये जो हमारी पूरी सीरीज आई है इसमें आप क्या करो, n की जगह पे जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से आपको a3 की वैल्यू मिल जाएगी। a3 की वैल्यू आपको मिलेगी 2 के बराबर, फिर a4 की वैल्यू मिलेगी आपको 3 के बराबर और फिर a5 की वैल्यू मिलेगी आपको 4 के बराबर। बहुत आराम से देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने n की जगह पे 1 रखा तो हो जाएगा आपका a3 इंटू a2, a2 की वैल्यू क्या गिवन है 2 के बराबर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू क्या गिवन है 2 और a1 की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो -2 इक्वल्स टू 2। ये -2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +2 और 2a3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 के बराबर। सिमिलरली आप a4 की वैल्यू a5 की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो जो हमारी सीरीज है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी A1 A2 A2 A3 A3 A4 और A4 A5, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4। ठीक, अब जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, जो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है an प्लस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन an प्लस 1 प्लस an, इसकी हेल्प से देखिए, इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आराम से देखिए क्या करेंगे। अगर मैं 2 अपॉन an प्लस 1 को दो पार्ट्स ब्रेक करता हूं, तो दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन an प्लस 1 और 1 अपॉन an प्लस 1, और एक 1 अपॉन an प्लस 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा an प्लस 2 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1 इक्वल्स टू, इस तरफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन an प्लस 1 प्लस an, ये हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये इस वाले पार्ट से रिजेंबल कर रहा है a1 प्लस 1 अपॉन a2, a2 प्लस 1 अपॉन a3, a3 प्लस 1 अपॉन a4, तो वैसे ये भी है an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1। अगर मैं दोनों तरफ एक चीज डिवाइड करा दूं सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो देखिए जैसे यहाँ a1 प्लस 1 अपॉन a2 और नीचे आपका a3 है, यहाँ a2 प्लस 1 अपॉन a3 नीचे आपका a4 है, तो मैंने कहा अगर दोनों तरफ मैं an प्लस 2 डिवाइड करा दूं an प्लस 2, तो हमारा काम हो सकता है, ये हमारा जनरल टर्म बन जाएगा, मतलब इसका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, जनरल टर्म बन जाएगा इस पूरे सीरीज का। जो हमारा प्रोडक्ट गिवन है इसका हम लोग का जनरल टर्म बन जाएगा, वो किसके बराबर आएगा, an प्लस 2 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन an प्लस 2। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, तो मैंने जैसा आपको बताया, आप दोनों तरफ जब an प्लस 2 डिवाइड कराएंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे भी an प्लस 2 जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये तो जनरल टर्म है ही ऑलरेडी। अब इसकी बात करते हैं, तो एक बार an प्लस 2 के नीचे जब ये वाला पार्ट जाएगा तो बचेगा 1 ओनली, माइनस एक बार हो जाएगा 1 अपॉन an प्लस 1 इंटू an प्लस 2। अब आप मुझे बताओ an प्लस 1 इंटू an प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये an प्लस 1 इंटू an प्लस 2 ये लगातार दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, जो कि मैंने आपको कैसे निकाल के बताया, a1 a2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, a2 a3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, उसके बाद a3 a4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, उसके बाद a4 a5 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। तो आप देख सकते हैं सारे टर्म्स में 2 का मल्टीप्लाई है, और जो एक सीरीज है वो आपकी इंक्रीज हो रही है लगातार 1 2 3 4, और सब में 2 मल्टीप्लाई है। तो अल्टीमेटली जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स r प्लस 1, तो 2 टाइम्स r प्लस 1 क्योंकि 2 सब में कॉमन आ रहा है, और जो हमारा an प्लस 1 इंटू an प्लस 2 है, आप देखिए जब आपने a1 का यूज किया तो यहाँ पे आपका 1 था, है ना, जब आपने a2 का यूज किया तो यहाँ पे आपका 2 था, जब आपने यहाँ पे a3 का यूज किया तो यहाँ पे आपका 3 था, तो वैसे जो यहाँ पे an प्लस 1 है उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स r प्लस 1। जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2r प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2r प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स r प्लस 1, तो ये आ जाएगी हमारे इस पूरे जनरल एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब ये जो जनरल टर्म लोग गिवन है इसका क्या करना था, इसका समेशन लेना था कि पाई लेना था, भाई प्रोडक्ट कराना था, तो क्या करेंगे अल्टीमेटली पाई का यूज करेंगे। तो पाई कहां से कहां यूज करेंगे, आप देखिए कहां तक की टर्म्स गिवन है 30 तक, तो आप यूज करेंगे पाई r इक्वल्स टू 1 से 30 2r प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स r प्लस 1। तो कुछ नहीं करो, सिंपली r की वैल्यू 1 से 30 उठा के सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो और सबका मल्टीप्लाई करा दो। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1, उसके बाद हो जाएगा सॉरी जब आप r की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 7 एंड सो ऑन। जब आप 30 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 61, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 से लेकर 61 तक की सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे भी साथ में देखिए क्या हो रहा है, 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 सब में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 की पावर 30, और जब आप r की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कहां से स्टार्ट होगा प्रोडक्ट 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक की जाएगा 31 फैक्टोरियल तक, मतलब 31 तक, तो सबका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 31 फैक्टोरियल के बराबर। तो ये पूरी वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ऊपर और नीचे 2 की पावर 30 इंटू 30 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, तो नीचे की कहानी तो हमारी क्या होगी, मल्टीप्लाई होकर हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा, नीचे बचेगा आपका 2 की पावर 60 इंटू 31 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऊपर की, तो ऊपर क्या है 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू कहां तक की है 61 तक की प्रोडक्ट है। और अगर मैं बात करता हूं 2 की पावर 30 इंटू 30 फैक्टोरियल पे, तो आप जब 30 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, देखिए ध्यान से 30 29 28 एंड सो ऑन, और उसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर 30 आपका मल्टीप्लाई है, तो जितने भी आपके टर्म्स हैं 30 फैक्टोरियल में कितने टोटल टर्म्स हो जाएंगे 1 से लेकर 30 तक का प्रोडक्ट, उन सब में उस हर एक टर्म में क्या करो, इस 2 की पावर 30 का एक एक पावर, यानी 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में कराओ। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 इंटू 2, यहाँ पे 29 इंटू 2, 28 इंटू 2 एंड सो ऑन 1 इंटू 2, तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, कहां तक की जाएगा 60 तक। तो इसमें इस वाले
प्रोडक्ट में जो फिलिंग गैप्स थे, गैप्स जो हमारे खाली थे, उसको फिल करने के लिए क्या करा हम लोगों ने, इसका मल्टीप्लाई कराया। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कंप्लीट ऊपर बना देगा 61 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा आपका 2 की पावर 60 इंटू 31 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, इसको हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? इसको कंपेयर करना 2 की पावर अल्फा इंटू 61c 31 से। तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 61 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या है हमारा? 2 की पावर 60 इंटू 31 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है? 2 की पावर अल्फा इंटू 61c 31 के। तो 61 फैक्टोरियल अपॉन 31 फैक्टोरियल इंटू 61 माइनस 31 करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 30 फैक्टोरियल। यू कैन सी ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 की पावर अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर 60। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कंपैरिजन से -60 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू -60, एंड इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है इस ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन fx की। तो मिनिमम या मैक्सिमम बताने के लिए क्या करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो डेरिवेटिव लेंगे। देखिए, तो जो हमारा फंक्शन गिवन है वो गिवन था, देखिए किस फॉर्म में गिवन था? e की पावर x माइनस टी। तो e की पावर x अपॉन e की पावर t इसको लिख सकते हैं। इसका जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है इस वाले इंटीग्रल का वो है आपका t, तो e की पावर x आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो e की पावर x बाहर हो जाएगी, लिमिट 0 से x f डैश t अपॉन e की पावर t dt। माइनस ये वाले फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बाहर अलग है। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे, देखिए क्या होगा, पहले आपका क्या होगा? पहले e की पावर x का डेरिवेटिव विल बी e की पावर x। प्रोडक्ट रूल का यूज होगा यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल में, सॉरी इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में। उसके बाद ये वाला पूरा फंक्शन, ये वाला पूरा इंटीग्रल वैसे ही रहेगा। उसके बाद e की पावर x वैसे ही रहेगा, पहला वाला फंक्शन वैसे ही। और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे इस वाले पार्ट का, इस इंटीग्रल का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपका यूज होगा लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल यूज होगा तो क्या हो जाएगा? f डैश x अपॉन e की पावर x। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन कॉमन करते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1, और e की पावर x वैसे ही। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x, और ये वाला फंक्शन वैसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो e की पावर x है ये e की पावर x से चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ f डैश x। इधर जो f डैश x था वो इस वाले f डैश x से कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। अब बचा क्या? बचा ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट से e की पावर x जो कॉमन आएगा वो इस वाले e की पावर x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई खत्म दिखाई दे रही है। बचा क्या? माइनस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। और इधर बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये इंटीग्रल 0 टू x f डैश t अपॉन e की पावर t dt, और इस तरफ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स, और -1 से +1 भी चला जाएगा। बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओनली। खत्म होने वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा? लेबनीज रूल। तो हो जाएगा f डैश x अपॉन e की पावर x, और इधर हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 इंटू e की पावर x के बराबर। अब ये जो f डैश x आया है ये क्या है? इसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव ही तो है। तो मुझे क्या बतानी थी? मिनिमम वैल्यू। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, क्या? -1/2। नाउ यू कैन सी इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है -1/2, यानी कि -1/2 पे हम लोग को मिलेगी मिनिमम वैल्यू। मिलेगी। तो f डैश x 0 कब होगा? x इक्वल्स टू -1/2 पे। अब fx निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 इंटू e की पावर x माइनस 2e की पावर x प्लस c आएगा जरूर। इस c की वैल्यू हम लोग को डिफाइन करनी पड़ेगी हाल में। देखिए, तो fx की वैल्यू आ गई इस फॉर्म में। कुछ नहीं किया, सिंपली इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करेंगे, उस तरफ हो जाएगा fx, इस तरफ हो जाएगा 2x इंटू e की पावर x प्लस 1। कुछ नहीं करना, आप बाय पार्ट का यूज कर दोगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये fx की वैल्यू आ गई है, प्लस c यहाँ पे अननोन है। अब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा जो हमारी इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा? 0 टू 0, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि कोई भी लिमिट 0 टू 0 चलेगी किसी इंटीग्रल में। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ये 0 बचा आपका प्लस 1, और e की पावर 0 विल बी 1। तो अल्टीमेटली f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 के बराबर। तो हमें वो पॉइंट मिल गया जिसकी वजह से c की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो f0 हो जाएगा आपका -1। तो जब आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू e की पावर 0, यानी कि 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 प्लस c आपका -1 के बराबर हो जाएगा। -1 और -1 चले जाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अल्टीमेटली हमारा fx आ जाएगा। fx क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू 2x माइनस 1। अब fx की वैल्यू ये आ रही है, हमें क्या बतानी थी? मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम कहाँ पे मिलता है? x इक्वल्स टू -1/2 पे। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1/2।
तो जब आप x की जगह पे -1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन f(x) की वैल्यू आ जाएगी -2/√e के बराबर। सो दिस विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ए पार्ट। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बताया गया जो सेट S है वो आपका सेट है ऑफ ऑल पासवर्ड्स। सो सारे पासवर्ड्स का कलेक्शन है जो कि आपके कंटेन कर रहा है 6 to 8 कैरेक्टर्स, और जो कैरेक्टर्स है वो आप उठा रहे हो इस सेट से जिसमें ABCDE गिवन है और इस सेट से जिसमें 1 2 3 4 5 गिवन है, विद द रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड। यानी कि जो पासवर्ड आप बनाओगे इन सारे कैरेक्टर से लेकर मिलाकर उसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स या फिर नंबर्स अलाउड है, ठीक है ना। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ पासवर्ड्स इन S वूज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर इज अ नंबर। कह रहा है अगर सेट S में जितने भी पासवर्ड्स हैं उसमें अगर एक एटलीस्ट, उन सारे पासवर्ड से कलेक्शन में अगर एटलीस्ट एक नंबर है ना, फ्रॉम दिस सेट जिसमें आपका गिवन क्या है 1 2 3 4 5, मतलब इससे आप अगर एटलीस्ट एक भी लेटर, एक भी नंबर ले रहे हो तो उनके सेट ऑफ ऑल पासवर्ड हो जाएंगे आपके अल्फा इंटू 5 की पावर 6। तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जितने भी पासवर्ड्स बनाने उन दो सेट से बनाने, एक इससे बनाना है और इससे मिला के बनाना है, और रिपीटिशन अलाउ है। हो सकता है कि उसके आटो के आटो, मतलब कितने कितने लेटर्स का आपको पासवर्ड बनाना है 6 to 8 है ना, तो हो सकता हो कि उसमें 6 के 6 लेटर्स आपके ए हो जाएं या बी हो जाएं, तो उसमें रिपीटिशन अलाउ है, तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब आपको बताया गया है जितने भी पासवर्ड्स हैं टोटल जिसमें एटलीस्ट एक नंबर इंक्लूड है इस सेट से, वो आपका गिवन है अल्फा इंटू 5 की पावर 6। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा काम करते हैं, मैंने कहा टोटल में से टोटल जितने पासवर्ड्स हमारे बन सकते हैं, उसमें से वो सारे केसेस हटा दें जिसमें एक भी नंबर ना हो, तो हमें एटलीस्ट वो सारे पासवर्ड्स तो मिल ही जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक नंबर होगा। तो टोटल में से अगर वो सारे पासवर्ड्स का सेट अगर हम लोग हटा दें जिसमें एक भी नंबर ना हो, तो हमें वो सारे पासवर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक नंबर का इस्तेमाल हुआ होगा। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने हमारे लेटर्स हैं, मतलब कितने हमारे गिवन एलिमेंट्स हैं, 5 इधर 5 इधर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल कितने पासवर्ड बना सकते हैं भाई, सबके पास कितनी चॉइसेस हैं भाई। देखिए पासवर्ड 3 तरीके से बनेगा, या तो फिर वो 6 लेटर का होगा, मतलब 6 कैरेक्टर का होगा, या फिर वो 7 कैरेक्टर का होगा, या फिर वो 8 कैरेक्टर का होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, आप टोटल में से सारे पासवर्ड हटा दो जिसमें आपका एक भी नंबर यूज नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताइए अगर पासवर्ड 6 कैरेक्टर्स का है तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 10 की पावर 6। भाई अपने पास 10 कैरेक्टर्स हैं तो है ना, तो हम लोग उसको कितनी भी तरह से रीअरेंज कर सकते हैं पासवर्ड्स को बनाने के लिए, और उसमें रिपीटिशन अलाउ हो तो टोटल हो जाएगा 10 की पावर 6। अब मैंने आपको क्या बताया, उसमें से आप वो सारे केसेस हटा दो जिसमें आपका एक भी नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जो नंबर्स थे उनका सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे। तो मैंने कहा उन 5 की पावर 6 को रिमूव करो। अब हो सकता है कि जो पासवर्ड है वो आपका 7 कैरेक्टर्स का हो, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10 की पावर 7। सिमिलरली जैसे इधर थे वैसे यहाँ पे, और उसमें से क्या करना है, फिर से हम लोगों को हटाना है वो सारे केसेस जिसमें एक भी नंबर नहीं है, तो -5 की पावर 7। और सेम केस इस वाले के लिए भी होगा जिसमें हमारे जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स का है, तो 10 की पावर 8 के टोटल हो गया, -5 की पावर 8 हटा दो। ठीक, अब क्या करेंगे आप, इससे और इससे 10 की पावर 6 कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 1 + 10 + 100, और इन तीनों से 5 की पावर 6 कॉमन कर लो, अंदर बचेगा आपका -5 की पावर 6 कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 1 + 5 + 25। तो आप देख सकते हैं इसका सम हो जाएगा 111, इसका सम हो जाएगा 31। तो अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, तो ये वाला जो पार्ट है 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6 × 111, और यहाँ पे क्या है 5 की पावर 6 × 31। तो मैंने कहा इन दोनों से 5 की पावर 6 कॉमन कर लेते हैं। 5 की पावर 6 क्यों कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा आंसर गिवन है वो अल्फा × 5 की पावर 6 के फॉर्म में गिवन है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करो, 5 की पावर 6 को अलग करो। तो ये 5 की पावर 6 अलग हो चुका है, अंदर बचा ये पूरा नंबर। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7073 के बराबर। थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे ये 7073 इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 6 के साथ, तो कंपैरिजन से वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7073। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया 2 पॉइंट्स हैं P और Q, ठीक है, ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और ये दोनों पॉइंट्स स्पेस में, और बताया गया दैट दीज टू पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस PQRS या फिर PRQS। अब कह रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायगोनल RS आर अल्फा -1 बीटा वेयर बोथ अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स ऑफ मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, हम लोग को यहाँ पे बताया गया जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायगोनल RS है वो गिवन है अल्फा -1 और बीटा के फॉर्म में, और बताया गया जो अल्फा बीटा है वो आपके इंटीजर्स हैं ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज,
ठीक है ना। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो बहुत आराम से बता सकते हैं। देखिए रोम्बस का काम क्या होता है भाई, रोम्बस जो होता है, जो भी हम लोग रोम्बस बनाते हैं जब भी, तो रोम्बस का काम ये होता है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो आपके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये और ये जो डायगोनल्स होते हैं इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। तो आपको एक डायगोनल, जैसे मान लो ये हमारा पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर और एस, सॉरी पी आर क्यू एस आपको गिवन था, पी आर क्यू और एस, ठीक है ना। तो आपको आर एस डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है क्या, अल्फा -1 और बीटा, और आपको पी और क्यू ये दोनों पॉइंट्स गिवन है। तो आपको ये दोनों पी और क्यू पॉइंट्स गिवन है, तो क्या आप पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और आपको आर एस के तो ऑलरेडी गिवन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू और आर एस ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। देखिए आगे, तो आर एस के हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज गिवन है अल्फा -1 और बीटा, पी क्यू को निकाल लेंगे A2 - A1 B2 - B1 और C2 - C1 करके। तो यहाँ से हमारे पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 90/17, 60/17 और 94/17। अब ये वाले और ये वाले जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो क्या हो जाएगा 90 अल्फा/17 प्लस 60/60 इंटू 60/17 इंटू -1, और यहाँ हो जाएगा 94/17 इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, सिंपली आप एलसीएम लेंगे तो नीचे से 17 आपका कॉमन आके एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पे, ठीक है। अब जो -60 उस तरफ जाके हो जाएगा +60, इस तरफ बचेगा आपका 90 + 94 बीटा, 90 अल्फा प्लस 94 बीटा इक्वल्स टू 60। कुछ नहीं करना, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा आराम से। ये आ गई बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम लोग को बीटा और अल्फा दोनों कैसे गिवन है, इंटीजर्स ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज, सबसे छोटी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारे जो हम लोग ने क्या किया, इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या होगा, माइनस साइन कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3 अल्फा -2 और -30 को उस तरफ डिवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप जो 30/94 है इसको भी आप डिवाइड करा सकते होगे। जब आप कॉमन लोगे इन दोनों से 30, तो आप 30 से 94 को डिवाइड करा सकते हो आराम से। तो यहाँ बचेगा आपका 15, यहाँ बचेगा आपका 47, तो -15/47 हो गया। अब एक काम करो, -15 को उस तरफ डिवाइड करा दो और 3 अल्फा -2 के नीचे रखो 47। तो ये आपका बीटा और अल्फा के टर्म्स में रेशियो आ गया। अब आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा की ऐसी इंटीग्रल वैल्यू रखनी है मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू की, जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, कि आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा की कौन सी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बीटा की वैल्यू होनी चाहिए -15 और अल्फा की वैल्यू भी होनी चाहिए -15 के बराबर। सो दिस इज द ओनली मेथड विच इज गुड फॉर दिस क्वेश्चन, जिसकी वजह से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेंगी, क्या क्या, -15, अल्फा की वैल्यू भी -15 और बीटा की वैल्यू भी -15। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 225 + 225 विच इज इक्वल्स टू 450। सो दिस इज अवर आंसर। सो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है 0 to 1, इसकी डोमेन है, और ऑल रियल इसकी कोडोमेन है। बताया गया दैट f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इन दिस इंटरवल 0 to 1। और ये इंटरवल आप ध्यान से देखिए कि ओपन इंटरवल है। f0 की वैल्यू गिवन है 3 के बराबर, f1 की वैल्यू गिवन है 5 के बराबर। अब कह रहा है अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है फंक्शन f को एट ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 1, मतलब 0 से 1 के बीच में अगर ये लाइन इस fx को, इस फंक्शन fx को एग्जैक्टली 2 जगह पे कट करती है, तो कह रहा है देन द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए, मतलब कि लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स बताइए इन द इंटरवल 0 to 1 जहां पे f"x आपका 0 के बराबर हो जाए। तो f"x आपका 0 के बराबर होना चाहिए। हम लोग को वो लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने किस इंटरवल में, 0 to 1 में। अब ध्यान से देखिएगा, ये लाइन गिवन है और ये इंटरवल गिवन है हम लोग को fx का। अगर मैं बात करता हूं fx की, तो f0 की वैल्यू है 3 के बराबर। आप मुझे बताओ क्या इस लाइन की वैल्यू 0 पे 3 के बराबर हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जब आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। तो यानी कि 0,3 पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी लाई करेगा। और अगर मैं बात करता हूं 1 की, f1 की वैल्यू क्या है 5, और इस लाइन की वैल्यू अगर आप 1 पे निकालोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। आप देखिए जब आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी यहां से 5। तो 1,5 इज अनदर पॉइंट जो कि हमारा इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ग्राफ, fx जो है हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो फ्री हैंड फंक्शन हमारा बन सकता है, और इसकी डोमेन क्या है 0 to 1। तो 0 to 1 के लिए बनाते हैं। देखिए ये रही अपनी लाइन y = 2x + 3,
और बताया गया दैट दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस एफएक्स इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से 1 पे, ओपन इंटरवल 0 से 1 पे एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये रहा आपका 1 पॉइंट और ये रहा आपका 0 पॉइंट, और लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल गिवन है 0 से 1, तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताया गया ओपन इंटरवल 0 से 1 में, यानी कि 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली दो जगह पे एफएक्स आपका लाइन को कट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा, एग्जैक्टली दो जगह पे कट कर रहा, तो मैंने ये मान लिया। और जो हमारा फंक्शन था वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो फ्री हैंड बनाना था, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा फ्री हैंडेड। अब ध्यान से देखिए, क्या आप ये बोल सकते हैं अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, ये कोई 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहां पे जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा, जब मैं ए बी और सी पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इन द फंक्शन एफ एक्स, तो जो स्लोप आएगी उस टेंजेंट की वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। भाई आप याद करिए एलएमवीटी में क्या होता था, तो वैसे ही यहां पे हमारा केस हो रहा है। ये हमारी जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप 2 है। तो मैंने कहा x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यू कैन सी ए बी और सी पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं उनकी स्लोप पैरेलल है इस लाइन के साथ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी हमारा 2 के बराबर हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बिकॉज एफ डैश इज एक्चुअली क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें 0 से 1 के बीच में वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने एक्जैक्टली जहां पे एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 हो जाए, वो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर ये ग्राफ, अगर ये एफ एक्स लाइन को 0 से 1 इंटरवल के बीच में एग्जैक्टली दो जगह पे कट कर रहा है, तो मैंने कहा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो लाइन के बराबर होगी। भैया आप देखिए यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है, तो मैंने कहा ये जो हमारा ग्राफ है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इस लाइन के साथ जब इंटरसेक्ट करेगी तो मतलब वो लाइन के बराबर हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कर्व को इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कराओगे तो मैंने कहा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जो एफ एक्स की वैल्यू होगी लाइन के बराबर होगी, और लाइन की इक्वेशन क्या है 2x + 3। तो आप मुझे बताओ जब आप एफ डैश एक्स लोगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो आपका 2 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने निकाला एफ डैश ए इक्वल्स टू 2, एफ डैश बी भी 2 और एफ डैश सी भी हमारा 2 के बराबर आया है। अगर मैं इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लूंगा एफ डबल डैश एक्स, तो वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। वो कब होगा, जब ये कर्व इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, और ये कर्व आपका लाइन को इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है, 2 जगह पे। तो एफ डबल डैश एक्स जो 0 होगा वो कितनी जगह पे होगा, एक बार ए से बी के बीच में आपका इंटरसेक्ट, एक बार आपका ए से बी के बीच में आपका 0 के बराबर होगा एफ डबल डैश एक्स, और एक बार बी से सी के बीच में एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर होगा। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग को मिल जाएंगे इन द इंटरवल 0 से 1 जहां पे एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर हो रहा है, वो हो जाएंगे 2 पॉइंट्स। सो आवर आंसर इज 2। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन है α√2 + β√3 के बराबर। यहां से हमें वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा की, तो आराम से बता सकते हैं, कुछ नहीं करना। ध्यान से देखिए, ये जो आपका इंटीग्रल गिवन है इसमें अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1 + x² को मान लूं किसी t² के बराबर, t² के बराबर इसलिए ताकि इस फंक्शन से इररेशनलिटी रिमूव हो जाए। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं 1 + x² को t² के बराबर लेट करता हूं तो 2x dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt, यानी कि x dx विल बी इक्वल्स टू t dt। उसके बाद लिमिट भी चेंज होगी, तो जब आप x की यहाँ पे 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1, जब आप x की यहाँ पे रखेंगे √3 तो t की वैल्यू हो जाएगी 2, तो लिमिट हो गई 1 से 2। 15 जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं उसकी x³ की, x³ को मैं लिख सकता हूं x² × x, तो x dx तो हमारा बन जाएगा t dt, और जो x² उसको लिख सकते हैं t² - 1। नीचे हो जाएगा हमारा √t² + t³, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक क्यूब गिवन था और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे t³, यहाँ बचेगा t²। तो अंडर से आप t² जब बाहर लेकर आओगे तो बाहर आके t हो जाएगा, अंदर बचेगा √1 + t। ये t से ये t आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 आपका कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, t² - 1 अपॉन √1 + t है। अभी भी यहाँ पे एक इररेशनलिटी है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 1 + t को लेट करेंगे u² के बराबर। तो यहाँ से dt की वैल्यू जाएगी 2u du के बराबर, 2u du के बराबर। अब लिमिट जब आप चेंज करेंगे तो जब आप यहाँ पे t की जगह पे 1 रखेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी √2, और जब आप यहाँ पे t की जगह पे 2 रखेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी √3। तो लिमिट हो जाएगी आपकी √2 से √3, और आपका 15 कांस्टेंट बाहर वैसे ही। अब ये वाले पार्ट की बात करते हैं, ये वाले की t² की, तो t को लिख सकते हैं u² - 1, तो t² की वैल्यू हो जाएगी u² - 1 का होल स्क्वायर, और आगे आपका एक और -1 था वो वैसे ही रहेगा, और dt की वैल्यू क्या थी 2u du, तो ये u से ये u जाएगा, बचेगा 2 आपका बाहर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर हो जाएगा 30। अब अंदर बचा u² - 1 का होल स्क्वायर -1, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो अंदर बचेगा u⁴ - 2u² ओनली। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू जाएगी u⁵5/5 माइनस इसकी वैल्यू जाएगी 2u³ 2u³/3। अब इस पे अपर लिमिट है √3, लोअर लिमिट है √2। जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, लोअर लिमिट रखने पे ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है,
कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिएगा आगे, ये हमारा, उसके बाद अगर मैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कराता हूं या फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा, √3 की पावर 5 को लिख सकते हैं 9√3, ये हो गया 9√3। √2 की पावर 5 को लिख सकते हैं 4√2, इसकी बात करें √3 क्यूब को लिख सकते हैं 3√3 और इसको लिख सकते हैं 2√2। तो जितने √2 वाले पार्ट्स हैं उनको एक तरफ ले जाओ, √3 वालों को एक साथ ले आओ, और जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से √3 का कांस्टेंट आ जाएगा -1/5, और जो √2 के साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 8/15। जब उसमें 30 मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा -6√3 और यहां हो जाएगा आपका +16√2। सो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अल्फा √2 प्लस बीटा √3 से, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6 के बराबर और बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके यहां से 16 के बराबर। सॉरी, यहां से हमारा बीटा √2 प्लस अल्फा √3 हो जाएगा। अब तो यहां से अल्फा की वैल्यू, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 16 और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। हम लोग को बताना क्या था, हमें बताना था अल्टीमेटली द सम। जब दोनों का सम करेंगे तो अल्टीमेटली उनका सम क्या आएगा, 10 के बराबर। सो 10 विल बी अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स का एक सवाल पूछा गया है। तो इसमें बताया गया है कि दो मैट्रिक्स हैं 2x2 मैट्रिक्स ए और बी, ठीक है। कह रहा है α1 जो है, α1 वेयर अल्फा इज द अननोन कांस्टेंट इन दिस मैट्रिक्स एंड बीटा इज द अननोन कांस्टेंट इन दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी। अब कह रहा है जो α1 है वो एक वैल्यू है अल्फा की जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस दिस मैट्रिक्स, इसके सारी एंट्रीज क्या है 2। और जो α2 है वो अल्फा की एक और वैल्यू है जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो कह रहा मॉड ऑफ α1 माइनस α2 बताओ। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, α1 और α2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो इक्वेशन गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस दिस मैट्रिक्स, इसमें सारे जिसकी सारी एंट्रीज 2 हैं, तो इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो, a प्लस बी करो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी। जब आप दोनों मैट्रिसेस का सम करेंगे तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। उसके बाद जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे तो क्या होगा, बीटा प्लस 1 0 3 अल्फा, बीटा प्लस 1 0 3 अल्फा। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो रो 1 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0, उसके बाद 0 और 0। इसकी बात करें तो 3 टाइम्स बीटा प्लस 1 प्लस 3 अल्फा, और इसकी बात करें तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो बराबर किसके, वो बराबर है आपका a स्क्वायर प्लस दिस मैट्रिक्स। तो a स्क्वायर भी कर देते हैं, तो जो हमारा मैट्रिक्स a गिवन था इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 2 अल्फा का मल्टीप्लाई 1 - 1 2 अल्फा के साथ। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 2x2 का मल्टीप्लाई कराना तो बहुत आसान है। तो अब ये हमारा a स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसी में क्या करता हूं, 2 मैट्रिक्स यानी कि जिसकी सारी एंट्रीज 2 है, उस मैट्रिक्स को जब मैं ऐड कराऊंगा तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, +1, यहाँ हो जाएगा -अल्फा प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ओनली। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 1 के बराबर, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अल्फा की जो एक वैल्यू थी वो किसके बराबर गिवन थी, अल्फा 1 के बराबर, जो कि इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिली, 1। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में क्या गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब निकालना क्या, बी स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स बी गिवन है इसका स्क्वायर करते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1, बीटा बीटा और 1, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ। भाई ये आपका जो मैट्रिक्स आया बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। जब इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से बीटा की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी -1। आप आराम से देखिए, अल्फा स्क्वायर यहां से 1 के बराबर है, तो अल्फा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी +1 और एक -1। तो +1 तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां से क्या वैल्यू मिल रही है, -1। आप इसको और इसको भी कंपेयर करके निकाल सकते हो आराम से अल्फा की वैल्यू। तब क्या पता चलेगा, अल्फा की एक और वैल्यू आ रही है -1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा 2। तो अल्फा की 2 वैल्यूज थी, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो एक वैल्यू आई है 1 और एक वैल्यू आई है -1। तो जब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 1 माइनस -1 यानी कि 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस हिसाब से आवर आंसर विल बी 2। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) गिवन है। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, जहां पे बताया गया दैट q इज पॉजिटिव। a1 a2 a3 a4 ये 4 नंबर्स हैं जो कि AP में है, जिनका मीन है p के बराबर और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। अब कह रहा है अगर मॉड ऑफ FAI बराबर 500 है, जहां पे i की वैल्यू 1 2 3 4 चारों में से कुछ भी हो सकती है, तो कह रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ f(x) बताइए। f(x) के जो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस बताइए क्या हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा f(x) है जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में गिवन है, इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा f(x) इसको करेंगे 0 के बराबर, तो ये q इस तरफ आएगा, हो जाएगा +q, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट q,
और जो माइनस पी जब इस तरफ आएगा तो दो रूट्स आ जाएंगे, एक हो जाएगा पी प्लस रूट क्यू और एक हो जाएगा पी माइनस रूट क्यू। तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जब आप निकालेंगे डिफरेंस, तो दैट विल बी व्हाट, पी से पी चला जाएगा, रूट क्यू और रूट क्यू जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स रूट क्यू। अब आप सोच रहे हो सर इसमें मॉड क्यों नहीं लगा रहे, बेटा क्यू आपको पॉजिटिव गिवन है, तो क्यू पॉजिटिव गिवन है तो ये ऑलरेडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो अल्टीमेटली हमें क्या बताना है, क्यू की वैल्यू कैसे बताएंगे। देखिए आपको मॉड ऑफ एफ ए आई गिवन है 500 के बराबर, मॉड ऑफ एफ ए आई कितना गिवन है 500 के बराबर, और A1 A2 A3 A4 आपको गिवन है AP में, जिनका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो मैंने उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया D के बराबर। तो अगर ये चारों टर्म्स हमारे AP में, तो उन चारों टर्म्स को मैंने मान लिया, एक हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। अब इन चारों नंबर्स का जो मीन गिवन है, मीन वो किसके बराबर गिवन है, P के बराबर। देखिए तो जो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो जब सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4A D प्लस 2D प्लस 3D हो जाएगा हमारा यहाँ से 6D और डिवाइडेड बाय 4। मीन के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से A प्लस 3D बाई 2 के बराबर, 3D बाई 2 के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P इन टर्म्स ऑफ A एंड D। अब मैंने कहा आप एक काम करो, FAI की वैल्यू निकालो, FA1 की वैल्यू। अब FA1 की वैल्यू क्या गिवन है 500 के बराबर, FA2 की वैल्यू भी 500 के बराबर गिवन है, तो FA1 का मॉड किसके बराबर है 500। तो FA1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां पे फंक्शन में x है वहां पे A1 सब्स्टिट्यूट करो, तो हो जाएगा A1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का मॉड इक्वल्स टू 500। अब A1 माइनस पी, व्हाट इज A हमारा स्मॉल a के बराबर, A1 हमारा a के बराबर है। अब माइनस p क्या है हमारा ये, तो a माइनस पी जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो a माइनस ए और माइनस 3D बाई 2, a से a जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3D बाई 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9D स्क्वायर बाई 4 के बराबर, और आ गया माइनस क्यू। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 500 के बराबर मॉड हटाने के बाद। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ यू कैन सी यहाँ से डी और क्यू में एक इक्वेशन मिल गई है। अब हमें अगर डी की वैल्यू पता चल जाती है इन टर्म्स ऑफ क्यू, या फिर क्यू और डी में एक और इक्वेशन मिल जाती है, तो इजीली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, और क्यू की वैल्यू ही हमें निकालनी है एब्सोल्यूट डिफरेंस बताने के लिए। देखिए अब FA1 FA2 FA3 सबकी वैल्यू गिवन है ऑलरेडी सेम, किसके बराबर 500, तो मैंने कहा मॉड ऑफ FA1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ FA2 स्क्वायर के, तो FA1 क्या हो जाएगा A1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और FA2 क्या हो जाएगा A2 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इस वाले पार्ट को उस तरफ लेके जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। इसका एक फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी और एक हो जाएगा a प्लस बी। जब माइनस बी करेंगे तो q से q चला जाएगा, और जब आप प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्यू और माइनस क्यू ऐड। आगे देखिए ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, मैंने कहा इस पूरे फैक्टर से हमें एक भी रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो दो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एपी हमारी पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस के साथ गिवन है, तो A1 माइनस पी कुछ और होगा और A2 माइनस पी कुछ और होगा, उनका स्क्वायर भी कुछ और होगा, तो उनके डिफरेंस पे आपको एक भी रूट नहीं मिलेगा। तो इस फैक्टर से हम लोग को कोई भी रूट नहीं मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होने वाला है या नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको आप उस तरफ शिफ्ट कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन पे। बचा ये वाला पार्ट A1 माइनस पी क्या हो जाएगा, A1 माइनस पी हमारा यही हो जाएगा माइनस 3D बाई 2, और अगर मैं बात करता हूँ A2 माइनस पी, तो A2 क्या है हमारा, A2 है हमारा A प्लस डी, माइनस पी करेंगे तो माइनस ए और माइनस 3D बाई 2, तो a से a जाएगा, बचेगा d माइनस 3D बाई 2 यानी कि माइनस d बाई 2, तो माइनस d बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4। तो अल्टीमेटली ये वाला जो फैक्टर बचा ये क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर बाय 4 माइनस क्यू, और d स्क्वायर बाय 4 माइनस क्यू, माइनस और माइनस क्यू उस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस 2q, इस तरफ बचेगा 9 बाय 4 और प्लस 1 बाय 4 d स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1 10 d स्क्वायर बाय 4। जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 5d स्क्वायर बाय 4 के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q इन टर्म्स ऑफ d स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा डी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे डिवाइड होगा, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q बाय 5 के बराबर। अब ये जो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4q बाय 5, मैंने कहा उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देखिए क्या होगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4q बाय 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी स्क्वायर की वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हो जाएगा 9 बाय 4 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4q बाय 5 माइनस क्यू इक्वल्स टू 500। कैलकुलेट करेंगे 4 से 4 जाएगा, 9 बाय 5q माइनस क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाय 5q इक्वल्स टू 500। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2500, और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ से 4q की वैल्यू अगर 2500 के बराबर आ रही है तो q की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 2500 बाय 4 के बराबर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 डिवाइडेड बाय 2, और इसको और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 625। अब 625 किसका रूट होता है, q की वैल्यू क्या आ रही है 625, तो 625 किसका रूट होता है। रूट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें क्या बताना था एब्सोल्यूट डिफरेंस, जो कि था आपका 2 रूट q के बराबर। तो 2 रूट q के बराबर था, तो रूट q की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां से 25।
So 2 into 25 will be equals to 50. So this will be our answer. So अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. So इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपरबोला h गिवन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक एलिप्स गिवन है और बताया गया है कि एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल है और बताया गया दैट दिस लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट टू एलिप्स एंड हाइपरबोला. तो वैल्यू बतानी 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, जहाँ पे a और b हमारे अननोन कांस्टेंट है इस एलिप्स में. कैसे बताएंगे देखिए. सबसे पहले बात ध्यान से करिए, यहाँ से देखिए ये जो हमारा हाइपरबोला गिवन है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है √2 के बराबर. तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 1/√2 के बराबर. देखिए हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हो जाएगी √2, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो मैंने कहा √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को किसके बराबर कर सकते हैं 1/√2 के. तो 1/√2 जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इस तरफ हो जाएगा 1/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा. तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2b स्क्वायर के बराबर. अब ये लाइन हमें कॉमन टेंजेंट गिवन थी एलिप्स और हाइपरबोला पे. तो आप मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स क्या होती है कि ऑफ गिवन स्लोप m, वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, है ना. और एक चीज और क्या, जो हाइपरबोला पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसकी होती है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब यहाँ पे जो a और b है वो तो सेम है, तो मैंने कहा a स्क्वायर और b स्क्वायर सेम है, क्या है 1 के बराबर, तो इसको लिखने का कोई मकसद नहीं है, तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 1. अब m क्या है, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो स्लोप है वो है आपकी √5/2. तो मैंने कहा जहां पे m है वहां आपका √5/2 होना चाहिए. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार इसके बराबर और एक बार इसके बराबर. तो k की वैल्यू एक बार हो जाएगी √ ध्यान से देखिएगा √a स्क्वायर m स्क्वायर यानी कि 5/2 प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर 5/2 प्लस b स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर भी हो जाएगी जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी. तो k स्क्वायर की वैल्यू एक बार ये आएगी और k स्क्वायर की वैल्यू एक बार ये आएगी. अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू √5/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1, दैट विल बी 3/2. स्क्वायर कराने से √ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा √m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 1. m स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/2. तो यहां से हमें a और b में एक और रिलेशन मिल जाएगा. अब जो a स्क्वायर की वैल्यू थी किसके बराबर थी 2b स्क्वायर के, मैंने कहा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो k स्क्वायर की वैल्यू जो ये आई थी और k स्क्वायर की वैल्यू जो ये आई थी, इसकी हेल्प से हमें a और b में एक और इक्वेशन मिली. और अगर मैं a की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्या 2b स्क्वायर, तो 2 से 2 जाएगा, बचेगा 5b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 6b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2. तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 के बराबर और जैसी b स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर. तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की विच इज इक्वल टू 3. सो 3 विल बी अवर आंसर. सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमें 20 टर्म्स गिवन है x1 से लेकर x20 तक की और बताया गया ये 20 की 20 टर्म्स हमारे जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म है आपका 3 और कॉमन रेशियो है 1/2. अब कह रहा है एक नया डेटा कंस्ट्रक्ट किया गया बाय रिप्लेसिंग दीज ऑल द टर्म्स. xi की जगह पे क्या रखा गया xi माइनस i का होल स्क्वायर. ठीक है, तो कह रहा अगर x बार नया मीन है ऑफ न्यू डेटा इज द मीन ऑफ न्यू डेटा, मतलब जो हम लोग ने डेटा रिकंस्ट्रक्ट किया है उसके उस डेटा का जो नया मीन है वो अगर आपका x बार है, तो कह रहा है बताइए देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x बार इज, मतलब मीन से हम लोगों को बताना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारा छोटा है उसके बराबर हो x बार के. तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने जीपी के सम की. तो आप मुझे बताओ अगर मैं इन सारे टर्म्स का सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी का यूज होगा यहाँ पे. देखिए ध्यान से, तो सिग्मा xi जब सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3. तो अल्टीमेटली हमारा जो जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का सम होता है वो क्या होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. अब यहाँ पे जो आपका पावर 20 है वो 1/2 की पावर पे है. ठीक है, तो हो जाएगा 3 1 माइनस 2 की होल पावर 1/20 1/2 की होल पावर 20 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/2. तो नीचे हो जाएगा 1/2, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 6, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर 20. ये हो गया हमारा सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द जीपी. अब क्या कह रहा है, अगर आप सारे डेटा को सारे ऑब्जर्वेशंस को x की जगह पे xi की जगह पे xi माइनस i के होल स्क्वायर से रिप्लेस करते हो तो उसका मीन क्या हो जाएगा. तो मीन निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सबका पहले सम करेंगे. सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा xi माइनस i के होल स्क्वायर सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से 20. तो जब मैं इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करूंगा तो क्या हो जाएगा xi स्क्वायर प्लस i स्क्वायर माइनस 2i xi. ठीक है, अब
एक्स की सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की बात करें तो उसकी वैल्यू तो हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, सॉरी यहां से निकाल नहीं चुके हैं। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी 6 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 20। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां पे हमारा क्या है, जहां जहां पे हमारा x1 x2 x3 था, वहां वहां पे क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताओ, अगर x1 x2 x3 से लेकर x20 तक की सारे टर्म्स अगर हमारे जीपी में थे, तो क्या ये सीक्वेंस भी हमारा जीपी में रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। कि अगर आप किसी जीपी सीक्वेंस अगर आपको गिवन है, अगर आप उसकी पावर इंक्रीज करते होगे पूरे सीक्वेंस की, तो वो हमारा जीपी में रहता है, बस फर्क पड़ता है तो उसके कॉमन रेशियो पे। तो अगर x1 x2 से लेकर x20 तक का कॉमन रेशियो 1/2 था, तो इन सारे टर्म्स का कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर यानी कि 9, क्योंकि x1 की वैल्यू आपको क्या गिवन थी 3 के बराबर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की बात करें तो मैंने क्या बताया, कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 1/4 है ना, और फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 9, तो 9 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर 20, ये 1/4 की पावर 20, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा 3/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 12, अंदर बचा आपका 1 माइनस 1/2 की पावर 40। ये आ गई आपकी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू। अब बात करते हैं आई स्क्वायर की। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आप जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 से लेकर 20 तक की टर्म्स सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अल्टीमेटली व्हाट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक की 20 स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो वो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 के बराबर। तो n की जगह पे आप क्या रखोगे 20, तो 20 प्लस 1 और 2 इंटू 20 प्लस 1 यानी कि 41/6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2870 के बराबर। ये आपका काम है कैलकुलेशन वाला, ठीक है। उसके बाद -2 टाइम्स एक्स आई इंटू आई, -2 को अलग करते हैं अभी फिलहाल। एक्स आई इंटू आई की बात करें, -2 तो हमारा कांस्टेंट है, वो सिग्मा से बाहर आ जाएगा। एक्स आई इंटू आई की बात करें तो क्या हो जाएगा, उसका समेशन करना है। एक्स आई क्या है हमारा, एक्स आई है हमारा 3 के बराबर, आई क्या है हमारा 1, तो पहले हो जाएगा 1 इंटू 3। उसके बाद जब आप एक्स की जगह पे सॉरी आई की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा x2 हो जाएगा। x2 कैसे निकालेंगे, x2 में हम लोग का क्या मल्टीप्लाई होगा 1/2, क्योंकि 1/2 वाज द कॉमन रेशियो। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करते हैं, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कराते हैं, और ये जो आई है ये भी साथ में चलेगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 1/2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एजीपी है, तो एजीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसका सम आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स 2 माइनस 22/2 की पावर 20 के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज का सम आ चुका है। अब मैंने कहा इन सारी वैल्यूज को क्या करो, इन सबका मीन निकालना है हमें, तो सबका हम लोग सम करके डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 20, बिकॉज हम लोग को मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपका काम है कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन फास्ट रखिए अपनी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 142 पॉइंट समथिंग। हमें बताना क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू, तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, एक्स बार के इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 142 के बराबर। तो इस हिसाब से आवर आंसर विल बी 142। सो इस क्वेश्चन में हमें एक लिमिट का क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या होता है लिमिट का, लिमिट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो उसमें आप क्या करते हो, लिमिट अप्लाई करते हो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 साइन 2, नीचे भी हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 साइन 2। ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 100/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली ये जो आपका लिमिट है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 की पावर इनफाइनाइट, यानी कि ये एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब अगर ये एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाले फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, e की पावर gx इंटू fx माइनस 1 करते हैं। तो अगर आपको ये गिवन है fx की होल पावर gx, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं e की पावर gx इंटू fx माइनस 1 पे, इंटू fx माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लिमिट हमारी सेम रहती है, ठीक है। तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और इसका, इन दोनों फंक्शन जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये आपका 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे -1 में मल्टीप्लाई होगा, तो इस पूरे फंक्शन के ऊपर आ जाएगा माइनस साइन, और डिनोमिनेटर में आपका वही रहेगा जो था, इंटू 100/x आपका ये रहा। अब जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0/0 फॉर्म। ध्यान से देखिएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा। अब अगर ये 0/0 फॉर्म आएगा तो आप क्या करो, इसमें से जो आपका फाइनाइट वाला पार्ट है, अगर आप डिनोमिनेटर ध्यान से देखो तो लिमिट अप्लाई करने पे ये फाइनाइट नंबर हो जाता है,
लिमिट अप्लाई करने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी कि 16 प्लस 3 साइन 2। तो ये जो आपका 16 प्लस 3 साइन 2 इसको आप बाहर कर लो, और जो 100 है वो भी एक फाइनाइट नंबर है, उसको भी आप बाहर कर लो। अब ये जो अंदर वाला पार्ट बचा है, अंदर वाला पार्ट बचा है, अब ये किस फॉर्म का, ये आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा है, x, और ऊपर आपका ये पूरा फंक्शन बचा है। अब ऊपर वाले फंक्शन पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे और नीचे वाले फंक्शन पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म। और जैसा कि हम जानते हैं 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। तो जब हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन, तो आपका कुछ फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इस पे कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं किया है, ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे अंदर वाले पार्ट की। आगे क्या था हमारा 100/16 प्लस 3 साइन 2। इस वाले पार्ट की अगर आप बात करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो क्या होगा, 3 cos 2 से 3 cos 2 जाएगा, 8 से 8 जाएगा और 12 से 12 जाएगा। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या करेंगे, 0। तो अल्टीमेटली इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 0 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें x की सारी रियल वैल्यूज का सम बताना है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारी होल्ड कर रही है। सो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो। लेकिन ऐसा करने से बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी दोनों तरफ, उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, अपने पास टाइम कम रहता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो आप इस न्यूमरेटर को इस दो पार्ट्स में, इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक करिए ताकि नीचे एक डिनोमिनेटर वाला पार्ट अलग हो जाए और एक और पार्ट अलग हो जाए। देखिए ये पैटर्न भी मिल सकता है आपको, यहां पे भी वही सेम केस आप करिएगा। न्यूमरेटर को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए ताकि जिससे नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर हम लोग को ऊपर मिल जाए। कहने का मतलब देखिए क्या है, तो ये जो आपका 3x² माइनस 9x प्लस 7 है, इसमें से 3x² प्लस x² प्लस 3x प्लस 10 अलग कर लीजिए, बाकी वाला पार्ट अलग। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 10 प्लस 2x² माइनस 12x प्लस 7। अब इस तरह से ब्रेक किया ताकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम लोग को अलग मिले। डिनोमिनेटर देखिए जैसा ये ऊपर ही है, और अल्टीमेटली आपका क्या बचा, 2x² माइनस 12x प्लस 7। जब आप जोड़ेंगे तो ऊपर वाला यही मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, 5x² माइनस 7x प्लस 19 को दो पार्ट्स ब्रेक करेंगे, जिसमें एक पार्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो 3x² प्लस 5x प्लस 12 और 2x² माइनस 12x प्लस 7। ऐसा करने से होगा क्या, जब इस वाले पार्ट के नीचे डिनोमिनेटर जाएगा तो बचेगा 1, इस वाले पार्ट के नीचे जब डिनोमिनेटर जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1। ऊपर आपको बचा 2x² माइनस 12x प्लस 7, यहाँ पे भी 2x² माइनस 12x प्लस 7। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आपका ऊपर ये बच रहेगा। ये स्टेप अगर आप यूज करेंगे तो आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 से ये 1 चला जाएगा, उसके बाद ये जो दोनों पार्ट्स हैं 2x² माइनस 12x प्लस 7, ये दोनों से कॉमन आ जाएंगे, एक फैक्टर ये हो जाएगा। और जब ये एक पार्ट उस तरफ जाएगा तो दोनों से जब 2x² माइनस 12x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1/x² प्लस 3x प्लस 10 माइनस 1/3x² प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब या तो फिर एक बार ये 0 के बराबर होगा, या तो फिर एक बार ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी। जब आप दोनों में एलसीएम लोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, 2x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3 से 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा x² प्लस x प्लस 1। यहाँ से हमें x का एक भी सॉल्यूशन रियल नहीं मिल रहा है, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रही बात इसकी, अब जब आप इसका रूट्स निकालेंगे फ्रॉम श्रीधराचार्य मेथड, तो उसके रूट्स हो जाएंगे -12 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस √d/4। वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ रियल रूट्स। सम ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रियल रूट्स हो जाएगा हमारा 12/4। भाई 12/4 एक बार 12 प्लस √d/4 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 12 माइनस √d/4। जब आप दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा आपका 12/4 है ना, प्लस 12/4, और d से d वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12/4 प्लस 12/4 करेंगे तो हो जाएगा 12/2 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 6। तो सम ऑफ रियल रूट्स हम लोग को इससे मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 के बराबर, और यहाँ से एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो टोटल जितने भी रूट्स मिले उसका सम हो जाएगा 6 के बराबर। सो 6 विल बी अवर आंसर।